सावधानीपूर्वक विचार विमर्श और गणना के बाद जगत मेहरा ने आखिरकार अपना ध्यान चींटियों को खिलाने के सपने पर केंद्रित किया। चींटियां और विशेष रूप से डिजाइन किए गए बड़े चींटी फार्म दोनों दुर्लभ थे। यदि वे कस्टम मेड थे तो यह सीधे व्यक्ति को इंगित कर सकता था। इसके अलावा इस तरह के एक आला शौक समूह में देश भर में केवल कुछ छोटे मंडल शामिल हो सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी और प्रभावशाली लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं। इस तरह की तकनीकी बेवकूफ पहचान वाले लोग साझा करके समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश करना पसंद कर सकते हैं। बेशक, एक और संभावना यह भी हो सकती है कि सपने का मालिक वास्तव में चींटियों में रुचि रखता था और संबंधित जानकारी पर बहुत ध्यान देता था, लेकिन वे केवल उन्हें पालने के बारे में कल्पना करते थे और वास्तव में उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। चींटियों और विशाल चींटी के खेत की कल्पना उनके द्वारा की जा सकती है। यदि वे पर्याप्त गंभीरता से और ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे सपने देख सकते हैं कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी से प्रेरित होने पर उन्होंने क्या कल्पना की थी। हालांकि उस परिदृश्य की बहुत संभावना नहीं थी। जगत मेहरा ने चींटियों और चींटी के खेत से शुरुआत करने का फैसला किया और प्रजातियों को निर्धारित करने के लिए सपने में देखी गई चींटियों की उपस्थिति की तुलना में चींटी प्रजातियों की सचित्र पुस्तकों की ऑनलाइन खोज की और फिर संबंधित सामग्री के लिए विभिन्न चींटी से संबंधित बार, समुदायों और मंचों में खोज की। इस प्रक्रिया के दौरान जगत मेहरा ने एलिस को कंप्यूटर पर अपने कार्यों की निगरानी करने दी। अपने द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ वह एलिस को अपना उद्देश्य और ऐसा करने के कारण भी बताएगा। वह चाहता था कि एलिस उसके क्वेरी तर्क को सीखे और शॉर्टकट लेना सीखे। सुबह लगभग 9 बजे जगत मेहरा ने आखिरकार एक चींटी का खेत देखा जो लगभग वीबो पर सपने में एक जैसा था। सपने में चींटी के खेत के बगल में मेट 20 के साथ वावे मेट 20 से पोस्ट किया गया प्रदर्शित करने वाली पोस्ट को देखकर उनके एक ही व्यक्ति होने की संभावना बढ़ गई। वीबो उपयोगकर्ता को सत्यापित नहीं किया गया था और उसने किसी भी पेशे की जानकारी को चिह्नित नहीं किया था, लेकिन एक बार जब उसे वीबो खाता मिला तो जगत मेहरा को पता चल गया कि वह वास्तविक व्यक्ति का पता लगाने से दूर नहीं है। चाहे सुपर संवेदी संपर्क के साथ हड्डी के माध्यम से हो या चींटी आदमी, दोनों उसकी जांच के लिए सुराग बन सकते हैं। जगत मेहरा की रक्त पीने की अवधि मूल रूप से आज दोपहर में होनी चाहिए थी, लेकिन जिस हड्डी के लिए वह सुपर सेंसरी कनेक्ट है और भावनात्मक रूप से इन्फ्यूज्ड खरगोश लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसने भूख महसूस करने के तुरंत बाद खून नहीं पिया। वह इसे कल सुबह तक सहने की योजना बना रहा है। इसके अलावा जगत मेहरा ने अब पाया कि केवल जब उसे भूख लगती थी और वह खून पीना चाहता था तो क्या उसे सुलेख के बोल के संपर्क में आने से उस तरह की भावना के समान चरम तर्कसंगत स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने का मौका मिला। अब यह लगभग निश्चित है, ठंडी तर्कसंगता, अत्यधिक तर्कसंगत स्थिति जिया राठौर से उत्पन्न हुई है। लेकिन जब उसे भूख नहीं लगती थी तो उसके लिए इस अवस्था को समझना कठिन था। भूख की स्थिति में उन भावनाओं को समझना और खुद को उनके अनुकूल बनाना तीव्र भूख के कारण होने वाली आवेगी हिंसक भावनाओं को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। इसके अलावा इस विशेष चरम तर्कसंगत राज्य के तहत वह यहाँ तक महसूस करता है कि उसकी चेतना उसके शरीर से स्वतंत्र है, जैसे कि उसने अपने आसपास की हर चीज को तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा, जो जरूरी नहीं कि अधिक कुशल हो, लेकिन निस्संदेह अधिक तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ होगा। बेशक वह बहुत स्पष्ट है कि यह वह नहीं है जिसे आत्मा शरीर पृथक्करण या आत्मा छोड़ने वाला शरीर नहीं कहा जाता है, क्योंकि चेतना अभी भी मस्तिष्क में जटिल न्यूरॉन्स पर निर्भर करती है। इस भावना का कारण शरीर में कुछ पदार्थों के स्राव को दबाने वाली अत्यधिक तर्कसंगत अवस्था के कारण होना चाहिए, जिससे वह भौतिक शरीर के प्रभाव और विचारों पर प्रतिबंध को अलग कर सके, अधिक केंद्रित हो। यह फोकस कुछ मुद्दों के बारे में सोचने और कुछ धारणाएं बनाने में सहायक है, लेकिन भावनात्मक पहलुओं से जुड़े मुद्दों से निपटना मुश्किल और अक्षम है। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि सुलेख से उन्हें जो चरम तर्कसंगत स्थिति महसूस हुई, जो शायद पुराने सिन्हा से आई थी, एक तरह की मजबूत भावना होनी चाहिए। इस मजबूत भावना का उसके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे नियंत्रित करता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उसकी वृत्ति अवचेतन रूप से इस भावना को पीछे हटा देगी और उसका विरोध करेगी, और वह इसे केवल तभी समझ सकता है जब वह भूख से प्रभावित हो और रक्त पीने के आवेग को महसूस करे।
हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इस राज्य का कोई बड़ा दुष्प्रभाव फिलहाल नहीं पाया गया है और यह उसे अपनी भावनाओं पर भूख के प्रभाव से बचने में मदद कर सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि इस तरह की संवेदी धारणा अक्सर रुक रुक कर होती है, कभी कभी मौजूद होती है, कभी कभी नहीं। इसका शायद उसकी संवेदन क्षमता या वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है और इस तथ्य से अधिक है कि ओल्ड सिन्हा हर बार सुलेख संवेदन की सीमा के भीतर से प्रकट होता है और गायब हो जाता है। एक और समस्या यह है कि वह एक ही समय में दो भावनात्मक जलसिख वस्तुओं को महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए जब वह पुराने सिन्हा को महसूस करने के माध्यम से उस अवस्था में प्रवेश करता है तो वह खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को एक साथ महसूस नहीं कर सकता है और उसे एक इंद्रिय वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्विच करने की आवश्यकता होती है। जगत मेहरा ने सोचा कि अगर वह वास्तव में बूढ़े सिन्हा की अत्यधिक तर्कसंगत स्थिति का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें या तो इस स्थिति में प्रवेश करने का एक रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी, जैसे कि अन्य भावनाओं को अपने में बदलने की प्रक्रिया, या एक भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तु प्राप्त करने का एक तरीका खोजना होगा जिसे वह हर समय अपने साथ ले जा सकता है। और बूढ़े सिन्हा को इसे 24/7 पहनने के लिए कहें। एलिस की मदद से जगत मेहरा को खोजे गए वीबो खाते के माध्यम से खाते के मालिक के बारे में अधिक जानकारी जल्दी से मिली। एंट ब्रदर का असली नाम ऋत्विक है, जो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मास्टर है। जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया है वह संयोग से वह विश्वविद्यालय है जहां एसोसिएट प्रोफेसर यमन अय्यर काम करते हैं और वह उनके छात्र हो सकते हैं। ऋत्विक 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर जारी की गई जानकारी के आधार पर उसे पिछले 2 वर्षों से विकासनगर शहर में काम करना चाहिए था और वह अभी भी प्रयोगशाला से संबंधित काम में लगा हुआ है। जगत मेहरा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से विकासनगर शहर में इंडिया टेक कीवर्ड वाली कंपनी नहीं मिली। पहले खोजी गई डिवाइन टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी भी विकासनगर शहर की किसी भी कंपनी से संबंधित नहीं लगती है। हालांकि उनके आवास की स्थिति का अंदाजा उनकी बालकनी की तस्वीरों से लगाया जा सकता है जो ऋत्विक ने साझा की हैं। काम पर जाते समय वह जिस नाश्ते की दुकान पर जाते हैं वह उनके निवास से 20 किलोमीटर से अधिक दूर है, जिससे पता चलता है कि उनका कार्यस्थल नाश्ते की दुकान से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। उपग्रह मानचित्र के अवलोकन के माध्यम से कई क्षेत्रों का अनुमान लगाया जा सकता है जहां उनका कार्यस्थल स्थित हो सकता है। तब जगत मेहरा ने एलिस को एक काम सौंपा जिसमें उसे उन क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया और फिर उनकी सार्वजनिक रूप से प्रकट इक्विटी संरचनाओं और संबंधित समाचारों की जांच करने के लिए कहा गया, यह देखने के लिए कि क्या डिवाइन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई कंपनी है। एलिस ने उसे निराश नहीं किया और 20 मिनट से भी कम समय में उस क्षेत्र के भीतर एक कंपनी मिली जिसकी पृष्ठभूमि डिवाइन टेक्नोलॉजी है। यह एक ऐसी कंपनी थी जो 3 साल पहले दिवालिया हो गई थी और फिर डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा अधिग्रहित की गई थी। वास्तव में डिवाइन टेक्नोलॉजी ने जानबूझकर अपने अधिग्रहण ऑपरेशन को नहीं छिपाया, कोई भी संबंधित समाचार पा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने कम प्रोफाइल रखी और जानबूझकर इसका प्रचार नहीं किया। हालांकि यह अभी तक 100% निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन इस कंपनी और इससे संबंधित जानकारी को खोजने के बाद जगत मेहरा को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ कि उनके पास कम से कम अब जांच करने के लिए एक लक्ष्य स्थान है। अगला हमें यह देखना है कि सुपर संवेदी संपर्क वाली हड्डी कहाँ भेजी जाती है। यदि यह विकासनगर शहर में कंपनी के पास जाता है तो यह कहना सुरक्षित है कि डिवाइन टेक्नोलॉजी वहां पिशाचों और म्यूटेंट पर अपना शोध कर रही है। जबकि ओल्ड सिन्हा के साथ उनका संवेदी संबंध बाधित था, जगत मेहरा कभी कभी खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को महसूस करते थे, बेचैनी, चिंता और घबराहट की भावनाओं का पता लगाते थे। लेकिन रात होने से लेकर भोर से ठीक पहले के घंटों तक जगत मेहरा खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से किसी भी स्वप्नलोक को देखने में असमर्थ थे। उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि एक रात पहले 5 सपनों की दुनिया के निरंतर ट्रिगर और धारणा के कारण खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और हड्डी ले जाने वालों ने कुछ अजीब देखा था। उन्होंने शायद सोते समय खरगोश की लकड़ी की नक्काशी से पर्याप्त दूरी बनाए रखी थी, इस प्रकार अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जगत मेहरा मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा नाराज महसूस कर रहा था। वह पिछली रात बहुत जल्दबाजी में था
जिससे खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से 5 लोगों के 5 सपनों की दुनिया बन गई। आंदोलन बहुत बड़ा था, प्रभाव बहुत व्यापक था, हो सकता है कि उन्होंने विसंगति पर ध्यान दिया हो। आखिरकार, सपने देखना अजीब नहीं है, लेकिन सपनों की दुनिया में खरगोश का मांस देखना मुश्किल है। खासकर जब से भावनात्मक जलसेक से प्रेरित सपने जागने पर स्पष्ट रूप से याद किए जाते हैं। जब तक 2 से अधिक लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और उस पर चर्चा करते हैं, वे जल्दी से विसंगतियों का पता लगा सकते हैं और गलती पर वस्तु के रूप में खरगोश की लकड़ी की नक्काशी की पहचान कर सकते हैं। तथ्य यह है कि उन्होंने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी से दूरी बनाए रखी, यह बताता है कि कुल मिलाकर 5 से अधिक लोग थे। तभी वे लकड़ी की नक्काशी के करीब सोने वालों को प्रभावित करने वाले प्रभाव को देख सकते थे। यह ध्यान में रखते हुए कि इन लोगों ने संभवतः लकड़ी की नक्काशी की विसंगति को देखा था, जो कोई नया स्वप्नलोक नहीं था, जगत मेहरा ने रुकना नहीं रखा, बल्कि खून पीने और सोने के लिए चला गया। हड्डी ने कितनी दूरी तय की है, इसके बारे में उनकी संवेदी कटौती के आधार पर हड्डी और लकड़ी की नक्काशी करने वाली टीम को किनलिंग निर्जन क्षेत्र छोड़ने में कुछ और दिन लगेंगे। अगली सुबह 6 बजे, जैसे ही जगत मेहरा उठा, उसने तुरंत अपनी संवेदी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर देखा। यह ऐसा था जैसे उसके पास एक अतिरिक्त समझ थी, जिससे वह वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र में ताकत और परिवर्तनों को सीधे महसूस कर सकता था। लेकिन यह भावना दूसरों से अलग थी। जब हम कुछ देखते हैं, तो हम जानते हैं कि यह हमारी आंखों से है। जब हम कोई आवाज सुनते हैं, तो हम जानते हैं कि यह हमारे कानों से है। जब हम किसी चीज को सूंघते हैं, तो हम जानते हैं कि यह हमारी नाक से है। फिर भी जब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों को महसूस किया जाता है, तो इसमें कोई स्पष्ट संवेदी अंग शामिल नहीं होता है, जिससे यह छठी इंद्रिय की तरह लगता है। पहले, वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र के संज्ञानात्मक मॉडल का उपयोग करके और दृष्टि, श्रवण और गंध जैसी विभिन्न इंद्रियों से संवेदी जानकारी एकत्र करके, वह वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र की स्थितियों का न्याय कर सकता था और यहां तक कि इसे कुशलता से लागू भी कर सकता था। लेकिन अब, उसे संज्ञानात्मक मॉडल या विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन को महसूस कर सकता है। यह ऐसा है जैसे उन्होंने पहले डिकोडिंग के लिए सीपीयू संसाधनों को कॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था, लेकिन अब उनके शरीर ने महत्वपूर्ण मांग के कारण कार्य के लिए एक समर्पित जीपीयू विकसित किया है। अभी के लिए, वह केवल वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम है, न कि अन्य विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा मौलिक अंतर के बावजूद। जिस तरह मानव श्रवण और दृष्टि के अपने दायरे हैं, उसी तरह जगत मेहरा की विद्युत क्षेत्र की धारणा की एक विशिष्ट सीमा है। यही कारण है कि वह अन्य, यहां तक कि मजबूत, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। फिर भी, जगत मेहरा को विश्वास है कि वह उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां वह भविष्य में अन्य विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों या यहां तक कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ आवृत्ति रेंज को भी देख सकता है। सुबह करीब 9 बजे घर पर मौसम संबंधी मानचित्रों का अध्ययन करने के बाद जगत मेहरा ने लंबी दूरी के बस स्टेशन जाने का फैसला किया। उसने पड़ोसी शहर का टिकट खरीदा। उनका गंतव्य वह पहाड़ी क्षेत्र था जहां वह पहले गए थे, जहां विशालकाय उल्लू रहता था। जागने पर, जगत मेहरा ने स्पष्ट रूप से अपने शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस किए। किनलिंग निर्जन क्षेत्र से लौटने के बाद यह तीसरी बार खून पी रहा था। वह जानता था कि उसके हाल के प्रशिक्षण के प्रभाव उत्परिवर्तन और विकास के माध्यम से प्रकट होने लगे थे। इस प्रकार उसे अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण खोजने की तत्काल आवश्यकता थी। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना कम होती है। बिजली अनिवार्य रूप से बादलों के बीच, बादल से जमीन तक, या बादल के भीतर एक मजबूत निर्वहन घटना है। बादल परत में बड़ी मात्रा में आवेश का संचय मुख्य रूप से बढ़ती हवा की धारा द्वारा लाए गए घर्षण और टकराव के कारण होता है। सर्दियों में हवा की धारा कम बढ़ती है, जिससे बादल की परत के लिए पर्याप्त चार्ज जमा करना मुश्किल हो जाता है, और शुष्क हवा भी चालन के लिए कम अनुकूल होती है, इसलिए बिजली कम आम होती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नहीं है। उदाहरण के लिए, गुड्डू से मिलने से वापस यात्रा करते समय उसका सामना हुआ। जगत मेहरा घर पर मौसम का नक्शा पढ़ रहा था। हाल ही में, एक मजबूत ठंडा मोर्चा दक्षिण की ओर बढ़ रहा था,
जिससे कुछ क्षेत्रों में निकटचमी गर्म और आर्द्र हवा में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे जल्दी से मेघपुंज बादल बन गए और फिर बारिश के बादल बन गए। बेशक, इस तरह के मौसम की भविष्यवाणियों की 100% पुष्टि केवल घर पर इंटरनेट पर जानकारी के आधार पर नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने 2 कारणों से उस पहाड़ी क्षेत्र को चुना। एक निर्जन क्षेत्र होने के नाते असामान्य घटनाओं को प्रदर्शित करना दूसरों द्वारा आसानी से नहीं देखा जाएगा। 2 पहाड़ों का भूभाग हवा को ऊपर उठाता है, जिससे मेघपुंज बादलों और बारिश के बादलों के निर्माण में तेजी आती है। अब तक जगत मेहरा जंगल में जीवित रहने और पहाड़ों पर चढ़ने में काफी अनुभवी थे। साथ ही पहले इस क्षेत्र का पता लगाने के बाद वह इससे अधिक परिचित थे। वह बदलने के लिए कपड़ों के एक सेट के साथ एक बैकपैक ले गया। पहाड़ में प्रवेश करने से पहले उसने अपने जूते और मोजे उतारे, उन्हें एक बैग में रखा और उसे सील कर दिया। उसने अपने सेल फोन, चाबियां, नकदी और अन्य वस्तुओं के साथ इन्हें अपने बैग के दूसरे डिब्बे में रख दिया और फिर बैग को सुरक्षित रूप से दूर रख दिया। यहाँ लोगों की कमी को देखते हुए वह लगभग तय था कि उसके छिपने की जगह किसी को नहीं मिलेगी। बेशक, भले ही किसी संयोग से इसकी खोज की गई हो, लेकिन उसे कागज के टुकड़े का उपयोग करके इसे ट्रैक करने का आत्मविश्वास था, जो फोन के मामले में टक्कर के सुपर संवेदी संपर्क बना सकता था। जगत मेहरा के लिए, जो अब बेहद संवेदनशील था, शहर की तुलना में पहाड़ों में विकर्षणों को खत्म करना आसान था, जिससे संवेदी स्थितियों को निर्धारित करना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना अधिक सरल हो गया। विशेष रूप से विद्युत क्षेत्रों को समझने की नई अधिग्रहित क्षमता इस वातावरण में अधिक स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। जगत मेहरा न केवल पहाड़ों में ही खाली इधर उधर घूमते थे, बल्कि उन्होंने उन क्षमताओं को महसूस करने के लिए लगातार विभिन्न उच्च कठिनाई वाले प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जो उन्होंने अनजाने में पहले हासिल की थीं, लेकिन 3 बार खून पीने के बाद और मजबूत हो गए। उदाहरण के लिए, उनकी मूल शक्ति और विस्फोटक शक्ति में एक महत्वपूर्ण आवधिक वृद्धि देखी गई थी। उनके शरीर का समन्वय, प्रतिक्रिया की गति और कम दूरी की गतिशील दृष्टि भी बहुत बढ़ गई थी। ये उत्परिवर्ती मकड़ी के खून से सीधे मजबूत होने की सबसे अधिक संभावना थी। उदाहरण के लिए, उत्परिवर्ती मकड़ी का सामना करने से पहले उन्होंने इसके लिए लक्षित प्रशिक्षण किया था और कई उत्परिवर्तनों के बाद औसत व्यक्ति से आगे बढ़ गए थे। अब जब उसने अपना ध्यान 1 मीटर के भीतर एक चलती वस्तु पर केंद्रित किया, तो वह अपनी चेतना में वस्तु के आकार और गति प्रक्षेपवक्र को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसने उनके दिमाग में एक निश्चित बुलेट टाइम प्रभाव की भावना दी। निर्णय लेने के बाद उसकी बहुत बढ़ी हुई मांसपेशियों की पलटा गति उसे एक हमले को पूरा करने में मदद कर सकती है। जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने इसका अभ्यास और परीक्षण किया था। कई बार उसने मच्छरों और अन्य उड़ने वाले कीड़ों को सटीक रूप से पकड़ा जो वहां से गुजर रहे थे। भले ही वह पहले ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन अब यह और भी आसान हो गया था और वह यह भी सटीक रूप से निर्धारित कर सकता था कि कीट के उड़ने पर उसे किस हिस्से को पकड़ना है। जगत मेहरा ने पहाड़ों में ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। वह जिस तीव्र संघनी मौसम की उम्मीद कर रहा था, वह दूसरे दिन आधी रात को हुआ। यहाँ तक कि अगर उसने रात के आकाश में घने बादलों को इकट्ठा होते नहीं देखा होता, पहाड़ों के माध्यम से बहने वाली ठंडी हवा को महसूस नहीं किया होता या दूर की गड़गड़ाहट नहीं सुनी होती, तो केवल वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र में परिवर्तनों को महसूस करने से जगत मेहरा को पता चल जाता कि सही समय आ गया है। पिछली बार की तरह जगत मेहरा एक ऊंचे स्थान पर दौड़ा, इस बार पहले की तुलना में बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी। वह जानता था कि वह अभी भी उड़ान भरने के लिए सीधे विद्युत क्षेत्र में हेरफेर नहीं कर सकता है। उसे अभी भी पहले खुद को हवा में फेंकने की जरूरत थी। वह आत्मनियंत्रण वाली नाव नहीं थी, बल्कि एक नंगे तले वाला किशोर था जो अपने सर्फ बोर्ड के साथ एक लहर की प्रतीक्षा कर रहा था। एक लहर को पकड़ने और उस पर सवारी करने के बाद ही वह बिजली उधार ले सकता था, बिजली जमा कर सकता था और फिर अपनी दिशा को नियंत्रित कर सकता था। जगत मेहरा ने बादलों के भीतर बुनते इलेक्ट्रिक ड्रैगन को गहराई से देखा, आकाश में गूंजने वाली दूर की गड़गड़ाहट को सुना और विद्युत क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने में लीन हो गए। एक निश्चित क्षण में वह अचानक बेतहाशा दौड़ने लगा और तीर की तरह तेजी से बाहर निकल गया। पलक झपकते ही वह एक चट्टान से कूद गया था। अगर यह इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइट में उनका पहला प्रयास होता,
तो जगत मेहरा कभी भी इतनी ऊंचाई से नहीं कूदते। पिछले अवसर की तरह उसने मध्यम ऊंचाई की जगह चुनी होगी, जिसके नीचे पानी या किसी अन्य प्रकार की कुशनिंग सामग्री हो। इससे यह सुनिश्चित होता कि अगर वह असफल भी हो जाता है या यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह बस मर नहीं जाता। लेकिन पिछली बार के अनुभव और अपनी इंद्रियों के हालिया विकास के साथ वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र को महसूस करने और अपनी शारीरिक क्षमताओं को आंकते हुए जगत मेहरा को बहुत यकीन था कि भले ही वह उड़ न सके, वह कम से कम वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र से एक बफर बल उधार लेने में सक्षम होगा और निश्चित रूप से गिरने से नहीं मरेगा। इसलिए जब सही समय आया तो जगत मेहरा ने निर्णायक रूप से छलांग लगाई और उड़ान भरी। मानो उसकी पुकार का जवाब दे रहा हो, बादलों के बीच से बिजली की एक चमक गिरी, जो एक कुरकुरा विस्फोट के साथ दूरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जमीन पर एक बड़ा पेड़ अचानक आग लग गया। अगले ही पल, जैसे ही जगत मेहरा आकाश के उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा उसे नीचे खींचने से पहले ही वह एक विद्युतीकृत बिलबोर्ड की तरह अपने चारों ओर जगमगा उठा। इस बार उसके चारों ओर की रोशनी वास्तव में पिछली बार की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन पिछली बार जगत मेहरा को जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर उठाया था, इससे पहले कि वह खुद को और सहारा नहीं दे सके। लेकिन इस समय जगत मेहरा, जैसे उसे एक तार से खींचा जा रहा था, अचानक तिरछा ऊपर की ओर उड़ गया। बिजली की एक और चमक उसके सामने गिरी। विस्फोट की आवाज अभी तक समाप्त नहीं हुई थी कि बिजली का एक मोटा बोल्ट उसके दाहिनी ओर उतरा। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर के बादल निडर हो गए हैं, बेतहाशा मंथन कर रहे हैं। एक के बाद एक बिजली के बोल्ट उतरे, हर एक ने बिजली का एक जमीन हिलाने वाला बोल्ट जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, हर एक ने जमीन पर एक अलग निशान छोड़ दिया। पूरे क्षेत्र में विस्फोट लगातार हो रहे थे, बिजली की रोशनी सांपों की तरह नाच रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और दुनिया उतर गई हो। बिजली के बीच जगत मेहरा की उड़ान ऊंची और कम समाप्त हुई, उसके चारों ओर की रोशनी चमकती और मंद हो गई, जैसे कि वह हवा से उड़ने वाली लालटेन हो। उस समय जगत मेहरा के शरीर में कुछ बदलाव हुए थे, क्योंकि उसके पहले गंजे सिर पर अब बाल उगाए थे। इसके अलावा बालों का प्रत्येक किनारा 1 मीटर से अधिक लंबा था, सीधे उसके सिर के पीछे खड़ा था और बिजली के धागों के साथ घूम रहा था। वह एक सुपर सयान की तरह लग रहा था। जगत मेहरा अब बहुत उत्साहित थे और बहुत केंद्रित भी थे। उसने निश्चित रूप से अपने सिर से बाल उगते हुए महसूस किया, फिर भी यह बाल साधारण बालों की तरह नहीं थे। वह उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, क्योंकि यह उनके माध्यम से था कि वह अपने चारों ओर आवेशित प्रकाश क्षेत्र को नियंत्रित करने में सक्षम था, जिससे हवा में उसकी दिशा नियंत्रित हो सकती थी। हालांकि वह एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकता था, अपनी ऊंचाई को थोड़ा समायोजित करने और छोटे मोड़ बनाने में सक्षम था। यह वर्तमान जगत मेहरा के लिए पर्याप्त था। किसी अज्ञात समय पर बिजली गिरना बंद हो गई और गड़गड़ाहट की आवाज बंद हो गई। लेकिन जगत मेहरा, जो एक हल्की सफेद रोशनी से घिरा हुआ था, अब अपनी ऊंचाई को नियंत्रित नहीं कर सका और गिरने लगा, लगातार गिरने लगा। कुछ सेकंड बाद वह जालीदार लिफ्ट में गेंद की तरह जंगल में गिर गया। अपने गिरने को धीमा करने के लिए पेड़ की शाखाओं का उपयोग करने के बाद जगत मेहरा, जो अपनी गंजी अवस्था में लौट आया था, जमीन पर पसरा हुआ था। हालांकि उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं और वह चोटों से भरा हुआ था, उसके पूरे शरीर में गंभीर दर्द था। वह चुपचाप हंसते हुए अपना मुंह खोलकर अपनी पीठ के बल लेट गया। 2 मिनट पहले दूर आसमान में एक बोइंग 737 अपने रास्ते में उड़ रहा था। जब दूर से बिजली की पहली चमक दिखाई दी, तो केवल एक यात्री जिसने अभी अभी पोर्टहोल खोला था, वह देखने के लिए मुड़ा। और जब उसने बिजली के एक बोल्ट को दूसरे के बाद देखा, तो वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उनके विस्मयादिबोधक ने अन्य यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें एक एक करके अपने पोर्टहोल खोलने के लिए प्रेरित किया गया। कुछ लोगों ने तस्वीरें लेने और रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकालना शुरू कर दिया। यहां तक कि कॉकपिट में 3 अनुभवी कप्तान और सह-पायलट भी चकित और कुछ हद तक भयभीत दिखे। उनके टेकफ के समय विमानन मौसम के पूर्वानुमान ने संकेत दिया कि इस आसपास के क्षेत्र में इतना हिंसक आंधी नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या यह बिजली का तूफान है? एक यात्री मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। यह लुभावनी है, एक अन्य यात्री ने कहा। शुक्र है, यह शायद वहां पहाड़ों में गहरा है,
इसलिए यह संभवतः निर्जन है। एक यात्री ने राहत व्यक्त की। शायद कुछ ताओवादी क्लेश से गुजर रहे हैं, एक यात्री ने मजाक किया। हम सभी जानते हैं, उस पहाड़ में एक महान दानव पैदा होने वाला हो सकता है, किसी ने मजाक किया। या किसी को एक अलग आयाम में ज़ैप किया गया हो सकता है। दूसरे व्यक्ति का मजाक एक अलग शैली का था। उनकी स्थिति गरज के साथ बादलों से भी ऊंची और दूर थी, इसलिए वे आसानी से चर्चा कर सकते थे। जब शर्मिला टंडन की भगोड़ा योजना घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर विफल हो जाती है, तो ली जून, जिसे गुड्डू के नाम से जाना जाता है, जो 1 घंटे से अधिक समय से सो रहा था, अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, सीधे आगे घूरती हैं, वे अंधी आंखें काले रत्नों की तरह चमकदार लग रही थीं। अपनी नींद में उसने सुना था कि गड़गड़ाहट की हल्की गड़गड़ाहट लग रही थी, उसके बाद आंधी के बीच होने की भावना थी। उसने पहले कभी बिजली नहीं देखी थी, न ही आंधी का अनुभव किया था। अतीत में इन प्राकृतिक मौसम की घटनाओं के बारे में उनकी समझ पूरी तरह से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनने के साथ साथ विभिन्न संबंधित मौखिक या पाठ्य विवरणों के माध्यम से बनाई गई थी। लेकिन उसने अपने सपने में जो आंधी देखी थी, वह उससे बहुत अलग महसूस हुई जो वह पहले जानती थी। वह गड़गड़ाहट के बाद आसपास की हवा में झटके, स्थैतिक बिजली के प्रभाव में उसके हाथ के बालों की हल्की हलचल और उसकी त्वचा पर झुनझुनी सनसनी को भी अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। हालांकि उनका सपना सिर्फ इस आंधी तक ही सीमित नहीं था। आंधी केवल एक प्रकार के उद्घाटन समारोह के रूप में काम करती प्रतीत होती थी, जो उसके सपनों की दुनिया में उसके लिए एक दरवाज़ा खोलती थी। इसके बाद वह नहीं जानती थी कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह बेवजह एक पोर्टल से गुजर रही थी, एक अलग स्थान पर पहुंच रही थी, एक और सपनों की दुनिया की शुरुआत कर रही थी। उस सपनों की भूमि में वह एक कंप्यूटर के सामने बैठी थी, विभिन्न प्रकार के हास्य एनिमेशन और नाटक देख रही थी, एक के बाद एक, समय समय पर जोर से चिल्लाती थी। कुछ समय बाद वह एक और पोर्टल से गुजरी, एक और सपने में प्रवेश किया। वह जमीन पर झुक गई, एक कंप्यूटर केस के अंदर घटकों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, जगत मेहरा द्वारा सिखाए गए ज्ञान के अनुसार यह पता लगा रही थी कि वह अब डिवाइस को ओवरक्लॉक करने के लिए जंपर्स के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पावरिंग ऑन विफलता और मशीन की बीप ध्वनि सुनने के बाद उसने सीपीयू कूलिंग को संशोधित करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने इस सपने को छोड़ दिया और एक बार फिर एक पोर्टल में प्रवेश किया, अंत में एक और सपनों की दुनिया की खोज करने से पहले लंबे समय तक अंदर भटकती रही। इस सपनों की भूमि में वह एक राक्षस में बदल गई थी, न केवल कद में विशाल, बल्कि कई हथियारों के साथ कई लोगों द्वारा पीछा किया गया था और सहज रूप से भागने के लिए मजबूर किया गया था। सौभाग्य से वह बहुत तेज दौड़ने में सक्षम थी। इस सपने से पैदा होने वाले डर की भावना से जागते हुए गुड्डू अपने बिस्तर से उठ बैठी। इन कई अजीबोगरीब सपनों के परिदृश्यों के बावजूद, जिसमें एक अकथनीय आंधी और आखिरी वाला उसे तीव्र भय से भर देता है, जागने के बाद उसने जो भावनाएं महसूस कीं, वे सिर्फ तनाव और भय नहीं थीं, बल्कि उत्साह और जिज्ञासा से अधिक थीं। उन 3 सपनों के देशों में उसने कई धारणाओं का अनुभव किया जो उसके पास कभी नहीं हुआ करती थी। जैसे जब वह कंप्यूटर के सामने बैठकर फिल्में और एनिमेशन देख रही थी, तो वह न केवल ध्वनि सुन सकती थी, बल्कि कुछ अजीबोगरीब छवियों को भी देख सकती थी। वे छवियां उससे काफी अलग थीं, जो वह आमतौर पर अकेले ध्वनि से अनुमान लगाती थीं। वे विचित्र और अवास्तविक लग सकते हैं, लेकिन यह सनसनी पूरी तरह से उपन्यास थी और उसके दिमाग में पहली बार कल्पना की एक वास्तविक भावना का गठन किया गया था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसके सपने की ये छवियां वास्तविक दुनिया के दृश्यों से किस हद तक भिन्न थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छवियों के अलावा उसने अन्य 2 सपनों के मैदानों के दृश्यों को भी महसूस किया, राक्षस जैसे सीपीयू मामले को चौड़े खुले मुंह से देखना और उन लोगों को उसके राक्षसी सवा का पीछा करते हुए। उसकी धारणा में जो लोग उसका पीछा करते थे, वे स्वयं राक्षसों के समान बेहद विचित्र लग रहे थे। बिस्तर पर बैठे रहकर गुड्डू ने अपने कुछ सपनों में जो देखा उसे लगातार दोहराया। वह सोने के लिए वापस नहीं लेटी थी, फिर से सपने देखने के डर से नहीं, बल्कि इस डर के कारण कि अगर वह तुरंत सो गई तो वह इन सपनों को भूल सकती है। सौभाग्य से वह अपने सपनों के ज्वलंत छापों के साथ जाग गई,
जिसने उसे उन्हें आसानी से याद करने की अनुमति दी। अपने विचारों में खोए हुए गुड्डू को कुछ महसूस हुआ और उसने अपने बिस्तर के पास रखी मिनियन लकड़ी की नक्काशी को तोड़ने के लिए नीचे झुक गया। जगत मेहरा से ऑब्जेक्ट सेंसिंग विधि सीखने के बाद यह मिनियन लकड़ी की नक्काशी व्यावहारिक रूप से उससे अविभाज्य हो गई थी। जहां भी वह जाती थी, हालांकि वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थी, ज्यादातर घर के अंदर रहती थी, कभी कभी थोड़ी देर के लिए पास के पार्क में बैठती थी। अपने हाथ में मिनियन को सहलाते हुए गुड्डू को अचानक अपने और इस लकड़ी की नक्काशी के बीच एक गहरा संबंध महसूस हुआ। वास्तव में एक दिन पहले भी उसने अपने और मिनियन लकड़ी की नक्काशी के बीच एक अद्वितीय बंधन को महसूस किया था, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत था। न केवल वह बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकती थी और अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती थी, जैसे आसपास की आवाज़ों को सुनना और लकड़ी की नक्काशी की मदद से पर्यावरण को महसूस करना, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों या वस्तुओं की गतिविधियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने के लिए भी लग रही थी, जिससे उसे छठी इंद्रिय जैसी अवचेतन प्रतिक्रिया मिली। इसके अलावा उसने देखा कि दूसरों के साथ बातचीत के दौरान लकड़ी की नक्काशी ने उसे दूसरों की भावनाओं और इरादों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। हाल ही में इस भावना को विकसित करने के बाद गुड्डू को यकीन नहीं था कि यह सब उसके दिमाग में था या नहीं, लेकिन जब उसने व्हाट्सएप पर उसकी सलाह मांगी तो जगत मेहरा से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इस समय मिनियन लकड़ी की नक्काशी को पकड़कर वह पूरी तरह से निश्चित थी कि उसकी संवेदन क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वह एक दराज में रखे सीपीयू, मदरबोर्ड और मेमोरी वुड नक्काशी को समझने के लिए मिनियन लकड़ी की नक्काशी का भी उपयोग कर सकती थी। उसने टेबल के भीतर सामान्य वातावरण को स्पष्ट रूप से महसूस किया, फिर 3 लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से अपने विचारों को बढ़ाया और अस्पष्ट रूप से एक बहुशस्त्र राक्षस जैसा एक इकाई को महसूस किया जो उसे अनिश्चित दूरी से देख रहा था। वह समझ सकती थी कि यह राक्षस एक बंद जगह में था, जैसे कि इसे बंद कर दिया गया हो। उसके पहले के कुछ सपनों को देखते हुए, जो डूबे हुए थे और अकथनीय भावनाओं से भरे हुए थे, क्या उनका लकड़ी की नक्काशी से कोई लेना देना था? गुड्डू का तत्काल विचार यह था कि जिस राक्षस को वह महसूस कर सकती थी, वह उसकी कल्पना की उपज हो सकती है, एक भ्रम जो उसके सपनों की बारीकियों पर उसके अतिकेंद्रित ध्यान से उत्पन्न होता है। आखिरकार, चाहे वह राक्षस की उपस्थिति हो या उसे दूर से देखने की उसकी क्रिया, दोनों उसकी अपनी अनुभूति के निर्माण थे, किसी भी संवेदी जानकारी से रहित थे जिसके कारण यह अनुभूति हुई। न तो ध्वनि, गंध और न ही स्पर्श। कड़ाई से बोलते हुए, इस तरह के अपर्याप्त और आधारहीन अनुभूति को केवल मतिभ्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 17 साल की उम्र में वह अब राक्षसों और मंत्रों के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए पर्याप्त भोली नहीं थी। वास्तव में, शायद एक पिता होने के कारण जो एक विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे, वह बड़े होने पर कभी भी ऐसी कल्पनाओं में शामिल नहीं हुई। वह जादू के अस्तित्व को मानने के बजाय वैज्ञानिक मानसिकता के साथ विभिन्न घटनाओं से निपटने के लिए अधिक इच्छुक थी। लेकिन इस बार उसे वास्तव में उम्मीद थी कि उसने जो महसूस किया वह मतिभ्रम नहीं था। या हो सकता है, जगत मेहरा के ऑब्जेक्ट सेंसिंग सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद उसने पहले से ही किसी तरह के चमत्कार की आशा करना शुरू कर दिया था जो वर्तमान मानव ज्ञान से परे था। यदि यह एक भ्रम नहीं था, यदि बहुशस्त्र राक्षस जिसे उसने अपने सपनों में पेश किया था, जिसे उसने अभी अभी बेहोश महसूस किया था, वास्तव में अस्तित्व में था, तो क्या पिछले सपने जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित किए गए थे, जैसे कि उसकी मदद मांग रहे हों? और शायद वह राक्षस उसे प्रभावित कर सकता था। इसका कारण जगत मेहरा द्वारा अप्रत्याशित रूप से एक भूमिका निभाने के लिए उसे सिखाई गई ऑब्जेक्ट सेंसिंग पद्धति थी। शायद इन लकड़ी की नक्काशी के साथ इसका भी कुछ संबंध था। यदि राक्षस वास्तव में अस्तित्व में था, तो क्या इसका मतलब यह था कि वह अब किसी असामान्य दुनिया के संपर्क में थी? उस असामान्य दुनिया में उसके लिए वास्तव में चीजों को देखने का एक तरीका हो सकता है? क्या यह पिछले 3 सपनों की तरह हो सकता है, जिसने उसे उन विचित्र दृश्यों को देखने की अनुमति दी? गुड्डू ने मिनियन वुड नक्काशी को कसकर पकड़ लिया। एक आशा धीरे धीरे उसके दिल में बढ़ रही थी। अगर ऐसी दुनिया वास्तव में मौजूद होती, तो क्या उसकी माँ वहां होती? जंगल में नंगे पैर और फटे गंदे कपड़ों में जगत मेहरा आधे घंटे से अधिक समय से बर्फ में खड़े होकर आसमान की ओर देख रहा था। अभी अभी उसे अचानक कुछ महसूस हुआ था
और इसलिए उसने लिटिल फैट गर्ल शर्मिला टंडन के 2 सिक्कों को समझने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसे न केवल सिक्कों की स्थिति का एहसास हुआ, बल्कि एक और अस्तित्व भी था। यह एक बहुत ही खास और अजीब सनसनी थी, जो सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट से अलग थी, जिसे उसने अन्य वस्तुओं के साथ स्थापित किया था, और इमोशनल इन्फ्यूजन ऑब्जेक्ट्स से अलग था। न केवल वह इसके स्थान को महसूस कर सकता था, बल्कि वह इसकी वर्तमान स्थिति को भी महसूस कर सकता था, लेकिन यह अवस्था न तो एक भावना थी और न ही एक रूप, बल्कि किसी प्रकार की ऊर्जा का रूप था। हालांकि अनिश्चित, तार्किक तर्क के आधार पर जगत मेहरा ने तुरंत निर्णय लिया कि यह अचानक अतिरिक्त महसूस किया गया अस्तित्व लिटिल फैट गर्ल शर्मिला टंडन का होना चाहिए। सेंसिंग से मिली ताकत की प्रतिक्रिया के अनुसार यह वास्तव में सिक्कों और अचार पेपर से खोई हुई संवेदन शक्ति के बराबर था। उसने न केवल लिटिल फैट गर्ल को महसूस किया, बल्कि लिटिल फैट गर्ल और सिक्कों में से एक के बीच ऊर्जा स्तर के संचार को भी महसूस किया। यद्यपि वह तस्वीर नहीं देख सकता था और ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से ध्वनि और गंध की कोई भावना नहीं थी, वह जानता था कि सिक्का एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और एक निश्चित दूरी तय कर चुका था। इस बल का स्रोत वास्तव में बहुत जटिल था। हालांकि जगत मेहरा लिटिल फैट गर्ल और सिक्के के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान को महसूस कर सकता था, लेकिन वह बहुत सटीक निर्णय नहीं ले सका। वह कह सकता था कि यह आसपास के बिजली के क्षेत्र से आया था, और वह यह भी कह सकता था कि इसे लिटिल फैटी गर्ल द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन मूल रूप से यह जगत मेहरा की क्षमताओं से उत्पन्न होना चाहिए था। ऊर्जा प्रवाह के एक पल के बाद जिस संवेदन पर लिटिल फैट गर्ल के होने का संदेह था, वह गायब हो गया, केवल सिक्के की स्थिति की गहरी समझ के साथ। फिर जगत मेहरा को गुड्डू से इसी तरह का इमोशनल इन्फ्यूजन संपर्क मिला और उनके पास स्पष्ट संवेदन प्रतिक्रिया थी। फिर उसने एक के बाद एक महसूस किया। गुड्डू में मिनियन वुड नक्काशी, सीपीयू लकड़ी की नक्काशी, जिनमें से सभी ने असामान्य प्रतिक्रिया दिखाई, यहाँ तक कि घर पर 8 हथियार, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी की भी प्रतिक्रिया थी। इस बार जगत मेहरा ने भी ऊर्जा के संचरण को महसूस किया, लेकिन इस तरह की ऊर्जा संचरण शर्मिला टंडन की तुलना में बहुत अधिक हैरान करने वाला था। गुड्डू, मिनियन वुड नक्काशी और सीपीयू लकड़ी की नक्काशी, साथ ही 8 हथियार, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी जो घर पर बहुत दूर थी, किसी बल से दूर से जुड़ी हुई लग रही थी और उस तरह के विशेष ऊर्जा संचरण से गुजर रही थी। और जब जगत मेहरा ने इसे ध्यान से ट्रेस किया, तो ऐसा लगा कि वह ऊर्जा थी जिसने कनेक्शन स्थापित किया। तब उसे अचानक एहसास हुआ कि इस स्थिति में वह एक साथ कई वस्तुओं को महसूस कर सकता है जो इमोशनल इन्फ्यूजन से गुजर चुकी है। इससे पहले वह एक समय में केवल एक भावनात्मक जलसेक वस्तु को महसूस कर सकता था, और दूसरे को महसूस करने के लिए उसे पिछले एक को महसूस करना बंद करना पड़ा। इसलिए उसके पिछले 12 येलो मैन फॉर्मेशन को प्रयोग के लिए एक साथ सक्रिय नहीं किया जा सका। जगत मेहरा किसी भी समय कई वस्तुओं और गुड्डू के बीच संबंध को बाधित कर सकता था, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वह अब की स्थिति के बारे में बहुत उत्सुक और उत्साहित था। उसने अपना ध्यान उन ऊर्जाओं पर केंद्रित करना शुरू कर दिया जो आदान प्रदान कर रही थीं, और फिर वह बेहोश होकर एक सपने में प्रवेश करने की अनुभूति महसूस करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि गुड्डू ने संभवतः उन भावनाओं को सक्रिय कर दिया था जो उन्होंने इमोशनल इन्फ्यूजन का संचालन करते समय लकड़ी की नक्काशी से जुड़ी थीं, और सक्रिय रूप से प्रासंगिक सपनों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। पहले की तरह गुड्डू को निष्क्रिय रूप से खेल में खींच लिया गया था जब वह एक खिलाड़ी के रूप में सो रही थी। हालांकि अब उसने सक्रिय रूप से खेल में ही प्रवेश कर लिया था, उसे गेम क्लाइंट मिल गया था। कुछ देर बाद जगत मेहरा को चमत्कारी एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जिस स्थान पर सीपीयू लकड़ी की नक्काशी स्थित थी, वह बहुत दमनकारी थी, जिसमें सभी दिशाओं में सपाट बाधाएं बहुत करीब थीं। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि 8 सशस्त्र, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी सभी तरफ दीवारों से घिरी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि मिनियन वुड नक्काशी बाधा की एक परत में बारीकी से लिपटी हुई थी। वह बहुत निश्चित था। 8 सशस्त्र, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी को घर पर कैबिनेट में रखा गया था, इसलिए यह दीवारों से घिरा हुआ था। इसलिए सीपीयू लकड़ी की नक्काशी के आसपास के संवेदन को देखते हुए यह संभवतः एक दराज में स्थित था। मिनियन वुड नक्काशी के लिए,
जो गुड्डू के साथ पिछली बातचीत के अनुसार शायद या तो उसके हाथ में पकड़ी गई थी या बाधा की बुनियादी कवरेज सीमा के आधार पर उसके तकिए के नीचे दबाया गया था, पूर्व की संभावना थी। इस संवेदन के परिणामों ने जगत मेहरा को बेहद प्रसन्न कर दिया। यद्यपि वह चित्र, ध्वनि या किसी अन्य सामान्य संवेदी जानकारी को महसूस करने में असमर्थ था, वह किसी वस्तु के चारों ओर निकटतम बाधाओं की स्थिति का न्याय कर सकता था, जिसे किसी प्रकार की तरंगों को जारी करके आंका जा सकता था। गुड्डू के शरीर से संवेदन भी जल्दी से गायब हो गया और अन्य वस्तुओं के लिए उसकी इंद्रियां भी अपनी पिछली स्थितियों में लौट आईं। जगत मेहरा का मन अभी भी तेजी से सोच रहा था। वह जानता था कि शर्मिला टंडन और गुड्डू का लगभग एक ही समय अवधि में उन वस्तुओं के साथ एक विशेष संबंध होगा, और जो असामान्य घटनाएं हुईं, वे कई रक्त पीने के बाद उनके उत्परिवर्तन विकास से संबंधित थीं। इसके अलावा वे आज रात उनकी उड़ान और आने वाले बिजली के तूफान से भी संबंधित थे। जगत मेहरा ने महसूस किया कि उन दोनों पर ऊर्जा संवेदनाओं की एक साथ घटना संभवतः उनके शरीर में क्षमताओं के कुछ विकास से संबंधित थी। और आज रात अपनी उड़ान के दौरान उन्होंने चरमोत्कर्ष की उस क्षमता को उत्तेजित किया था जिसने उनके शरीर में पहले से मौजूद कुछ विशेषताओं को ट्रिगर किया था। उन जुड़ी हुई वस्तुओं के माध्यम से वह प्रभाव डालने में सक्षम था। इसके अलावा उन्होंने जो हासिल किया था, हालांकि इसे जगत मेहरा की क्षमताओं के माध्यम से आह्वान किया गया था, लेकिन तरीके और परिणाम कुछ ऐसे थे जिन्हें जगत मेहरा खुद हासिल नहीं कर सके। वह एक सर्वर और एक प्लेटफॉर्म की तरह थे, जबकि शर्मिला टंडन और गुड्डू अब सामान्य उपयोगकर्ता या खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि उनमें भाग लेने वाले डेवलपर्स थे। उन दोनों ने आज रात सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट और इमोशनली इन्फ्यूज्ड ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से जो प्रदर्शित किया, वह वही था जिसकी जगत मेहरा को सख्त जरूरत थी, लेकिन हमेशा सोचने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी वे इसे पूरा करने में कामयाब रहे। जगत मेहरा ने तारों वाले आकाश से दूर देखा और धीरे से फुसफुसाया, वास्तव में पूर्वजों ने मुझे धोखा नहीं दिया। हर 3 लोगों में मेरा शिक्षक होना चाहिए। 3 मोची एक चाणक्य के बराबर होते हैं। यहाँ तक कि शर्मिला टंडन, जो अभी भी किंडरगार्टन में भाग ले रही है, ने अपनी क्षमता प्रणाली में बड़ी सफलता हासिल की है। अगले दिन की दोपहर तक जगत मेहरा वहां नहीं लौटा जहां उसने अपना बैग छिपाया था। अपना बैग निकालने के बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन चालू नहीं किया, भले ही वह सहज रूप से जानता था कि उसके आसपास की ऊर्जा इतने लंबे समय के बाद नष्ट हो गई होगी। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए उसने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। वह वास्तव में अपना फोन फिर से बदलना नहीं चाहता था। अपने द्वारा लाए गए प्रतिस्थापन कपड़ों को बदलने और अपने जूते वापस पहनने के बाद जगत मेहरा ने अपने गंदे, घिसे-पिटे कपड़े वापस अपने बैग में रख दिए। एक सूती टोपी पहने हुए उन्होंने फिर अपना बैग पहना और शहर की ओर चलना जारी रखा, हर तरह से पर्यटक को देखते हुए। दोपहर में अपने शहर वापस जाने के लिए बस में चढ़ने के बाद ही जगत मेहरा ने अपना फोन निकाला और उसे चालू करने और व्हाट्सएप पर संदेशों की जांच की। 2 दिनों के दौरान जब वह पहाड़ी क्षेत्र में था, गुड्डू ने उसे कई ध्वनि संदेश भेजे थे, जिसमें कहा गया था कि उसके ऑब्जेक्ट सेंसिंग अभ्यास ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऐसा लग रहा था कि उसने मिनियन वुड नक्काशी के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर लिया था, जिससे उसे इसके माध्यम से कुछ चीजों को समझने की अनुमति मिली। जगत मेहरा के भागने का प्रयास शुरू करने से पहले संदेश भेजे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक आंधी आई। इससे यह भी पता चला कि गुड्डू और शर्मिला टंडन का उन वस्तुओं के साथ मजबूत संबंध काफी हद तक उन उत्परिवर्तनों के कारण था जो जगत मेहरा को खून पीने के बाद हुआ था। यह उत्परिवर्तन एक सर्वर के समान था जो हार्डवेयर अपग्रेड से गुजरने वाली सेवाएं प्रदान करता है, जिससे कुछ क्षमताएं बढ़ती हैं। उड़ान के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं का मतलब शायद सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बैंडविड्थ में अस्थायी वृद्धि थी। इसका मतलब यह था कि वे न केवल लिंक की गई वस्तुओं के अपने नियंत्रण और संवेदन को बढ़ा सकते थे, बल्कि जगत मेहरा बदले में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते थे, यहाँ तक कि उनसे सीधे संवेदन भी। जगत मेहरा ने थोड़ा सोचा और फिर गुड्डू को बुलाने की पहल की। उन्होंने यह समझाने का बहाना बनाया कि उन्होंने पहले उनके व्हाट्सएप संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया और लापरवाही से ऑब्जेक्ट सेंसिंग मुद्दे को छुआ, जिसका उल्लेख गुड्डू ने अपने संदेशों में किया था। हालांकि कॉल के दौरान गुड्डू ने पिछली रात से किसी भी असामान्यता का उल्लेख नहीं किया।
जगत मेहरा की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि गुड्डू की भावनात्मक रूप से इन्फ्यूज्ड वस्तुओं का एहसास उसके सपनों में हुआ था, इसलिए उसने सभी संवेदी सामग्री को सपनों की दुनिया के हिस्से के रूप में देखा होगा। हालांकि उसकी आवाज से वह कुछ रोक रही थी और बोलने में झिझक रही थी। फोन रखने के बाद जगत मेहरा ने व्हाट्सएप पर आगे की जांच नहीं की। उसे संदेह था कि या तो उस समय गुड्डू के आसपास अन्य लोग थे जिन्होंने बात करना अनुचित बना दिया था, या उसे कुछ चिंताएं थीं जो उसे पिछली रात की घटनाओं पर सीधे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं करती थीं। निश्चित रूप से 20 मिनट बाद व्हाट्सएप पर एक अधिसूचना पॉपअप हुई। गुड्डू ने वॉइस मैसेज भेजा था। गुड्डू ने फुसफुसाते हुए कहा, जगत अंकल, मैं अभी घर पर था और मेरी आंटी बंसल पास में थीं, इसलिए मैं खुलकर बात नहीं कर सकती थी। मैं अब पार्क में हूं। आंटी बंसल सड़क के किनारे किसी ऐसे व्यक्ति से चैट कर रही हैं जिसे वह जानती हैं, इसलिए वह मुझे सुन नहीं सकती। अंकल जगत, मुझे कल रात कुछ अजीब सपने आए थे। गुड्डू ने एक के बाद एक दर्जन से अधिक वॉइस मैसेज भेजे जिसमें जगत मेहरा को कल रात देखे गए अजीब सपनों के बारे में बताया गया। उसने अपने सपनों में असामान्य धारणाओं और जागने के बाद मिनियन वुड नक्काशी के प्रति उसकी मजबूत भावना का वर्णन किया। मिनियन के माध्यम से उसने सीपीयू नक्काशी के साथ एक संबंध स्थापित किया और दूर से एक अजीब अस्तित्व को महसूस किया। अगर यह कोई और होता तो वे गुड्डू के सपनों की दुनिया के विवरण को नहीं समझ पाते, जिसमें विचित्र और अजीब परिदृश्य भी शामिल हैं, और कैसे वह खुद एक बहुशस्त्र राक्षस का पीछा किया जा रहा था और इसी तरह। लेकिन जगत मेहरा को तुरंत समझ में आ गया कि वह क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने जो स्वप्नलोक अनुभव किया था वह अनिवार्य रूप से वे दृश्य और इंद्रियां थीं जिनकी कल्पना उन्होंने अपने दिमाग में उन लकड़ी की नक्काशी को बनाते समय और भावनात्मक जलसेक को नियोजित करते समय की थी। इसके अलावा उसने एक से अधिक बार गुड्डू के सपनों को महसूस किया था, उसकी भावनाओं और अंतर्दृष्टि के माध्यम से विभिन्न चीजों का अनुभव किया था। इस प्रकार वह समझ सकता था कि गुड्डू ने जो दृश्य देखे वे काफी विचित्र क्यों लगे। एक और भावनाओं के साथ लकड़ी की नक्काशी में डाली गई यादें या कल्पित दृश्य दूसरों द्वारा महसूस किए जाने या स्थानांतरित किए जाने पर कई विवरण खो देंगे। दूसरी ओर गुड्डू जन्मजात रूप से अंधा था। दृष्टि से संबंधित उसके मस्तिष्क की नसें सामान्य दृष्टि वाले लोगों की तुलना में अलग तरह से विकसित हो सकती थीं, क्योंकि सक्रियण दिशा अलग होगी। सभी चीजों के बारे में उसकी पूर्व निर्धारित समझ भी अलग अलग होगी, इसलिए सपनों में भी, या यहाँ तक कि जगत मेहरा की यादों को स्थानांतरित करते समय, उसका दृष्टिकोण और सामान्य स्थलों की उसकी समझ में विसंगतियां होंगी। जगत मेहरा ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया। सबसे पहले, गुड्डू के शुरुआती सपनों में उसने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और महसूस किया जैसे वह आंधी में थी। उसके बाद उसने 3 सपनों के देशों की यात्रा शुरू की। दूसरे, जगत मेहरा द्वारा गुड्डू को उपहार में दी गई लकड़ी की नक्काशी के अलावा उन्होंने 8 भुजाओं वाली, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी को भी महसूस किया, जो जगत मेहरा के घर में एक अलमारी में रखी गई थी। चाहे वह उसके सपनों की भूमि में हो या बाद में, यह स्पष्ट रूप से उस नक्काशी से संबंधित था। जगत मेहरा की पिछली समझ के अनुसार यह स्पष्ट है कि गुड्डू ने बिजली के तूफान शुरू होने के बाद कुछ समय के लिए जगत मेहरा की भावनात्मक रूप से प्रभावित कई वस्तुओं के साथ गहरा संबंध स्थापित किया, और इन वस्तुओं से जुड़ते समय उसने जो अनुभूति और संवेदनाएं प्रतिबिंबित कीं, उसे उसके अद्वितीय संज्ञानात्मक पैटर्न के आधार पर एक प्रकार की कार्यक्षमता विकसित माना जा सकता है, जो इन वस्तुओं की अजीबोगरीब विशेषताओं और जगत मेहरा की क्षमताओं पर आधारित है। इन क्षमताओं के प्रदाता के रूप में जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से इन कार्यात्मकताओं को सीधे प्राप्त किया। गुड्डू को यह महसूस होने का कारण है कि 8 हथियार, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी और कोई अन्य भावनात्मक रूप से प्रभावित आइटम यादृच्छिक नहीं लगती है, बिना किसी विशेष तंत्र के। यदि उसे अधिक समय दिया जाता है तो उसे अधिक भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि जागने के बाद 8 हथियार, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी के प्रति उसकी सनसनी के बारे में गुड्डू के शब्दों ने जगत मेहरा को कुछ हद तक उत्तेजित कर दिया। गुड्डू की धारणा में उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह जो महसूस कर रही थी वह उसी प्रकार की लकड़ी की नक्काशी थी जो उसने अपने हाथ में रखी हुई मिनियन थी। इसके बजाय
उसने सोचा कि उसने एक वास्तविक 8 सशस्त्र 8 आंखों वाले राक्षस को महसूस किया है, ठीक उसी राक्षस की तरह जिसे उसने अपने सपनों में खुद को स्थानांतरित कर दिया था। इस प्रकार व्हाट्सएप पर जगत मेहरा को सूक्ष्मता से बताते हुए उसका मानना था कि राक्षस कहीं फंस गया था, स्वतंत्रता से रहित। इसलिए इसने उसके भीतर सपने को जगाया, जैसे कि वह उसकी मदद का आह्वान कर रहा हो। गुड्डू का मानना था कि राक्षस उससे संपर्क करने और उसके सपनों में प्रवेश करने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करता था वह ऑब्जेक्ट सेंसिंग था, जो अभ्यास जगत मेहरा ने उसे सिखाया था। ऐसा लग रहा था कि इस प्रथा ने उसके लिए राक्षस से जुड़ने के लिए एक चैनल खोल दिया है, कम से कम कुछ स्तर पर। अंत में गुड्डू ने जगत मेहरा से पूछा, अंकल जगत, क्या आपको लगता है कि मैंने बाद में जो देखा वह भ्रम था? अच्छा, उसे इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? गुड्डू के विवरण से कड़ाई से बोलते हुए, 8 हथियार 8 आंखों वाला राक्षस जिसका हर जगह पीछा किया जा रहा था और सपने में आतंक और घबराहट से भरा हुआ था, वह वास्तव में जगत मेहरा था। हालांकि उन सपनों में जो हुआ वह एक स्मृति भी नहीं है, बल्कि भावनाओं पर आधारित एक कल्पना है। जगत मेहरा वास्तव में गुड्डू की अटकलों को समझ सकता था, क्योंकि 8 हथियार 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी से उसका प्रारंभिक संबंध सपने में उसके अनुभवों के माध्यम से था। इसलिए जब वह उठी और दूर से लकड़ी की नक्काशी को महसूस किया, तो सपने से इसी तरह की धारणा ने तुरंत अपनी समझ और छवि को पेश किया, जैसे कि यह वास्तव में एक जीवित राक्षस था। जगत मेहरा शुरू में गुड्डू की गलतफहमी को दूर करना चाहते थे और उसे सच्चाई की ओर ले जाना चाहते थे। लेकिन दूसरे विचार पर गुड्डू इमोशनल इन्फ्यूजन के नए कार्य को वस्तुओं में विकसित करने में सक्षम होने का कारण यह था कि इन वस्तुओं के प्रति उनकी और शर्मिला टंडन की विशिष्ट और आत्मसुसंगत अनुभूति प्रणाली थी जो उनसे भिन्न थी। कुछ हद तक एक संज्ञानात्मक मॉडल एक उपकरण की तरह है। जब तक यह उपयोगी और सुविधाजनक है, तब तक यह जरूरी नहीं है कि यह तथ्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित हो। फिर भी जगत मेहरा ने उन्हें याद दिलाया, जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो अपने भावनात्मक परिवर्तनों पर ध्यान दें। यदि आपको लगता है कि नकारात्मक भावनाएं बहुत मजबूत हैं, तो तुरंत रुकें और इसे आप पर प्रभाव न डालने दें। यदि वह कई सशस्त्र राक्षस वास्तव में मौजूद है, तो यह अच्छी बात नहीं हो सकती है। यदि वास्तव में ऐसी असामान्य दुनिया है, तो अन्य जीव भी होने चाहिए जो इस तरह से लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप नए संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है कि बहुशस्त्र राक्षस एक भ्रम है या नहीं। यदि आपको कोई कठिनाई या संदेह है, तो आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मूल रूप से गुड्डू भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं का उपयोग करके अपनी भावनाओं को बढ़ाने में सक्षम थी। अब वह अन्य भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं से जुड़ने और निश्चित समय पर उनमें निहित भावनाओं को महसूस करने में सक्षम थी। अगर जगत मेहरा ने उन्हें कुछ चीजें दी, या तो उन्हें खुश, आनंदित या एकाग्र रुचि देती, तो कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि अन्य भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं के लिए, विशेष रूप से 8 हथियार 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी, जो डर का एक उत्पाद है, अगर वह नक्काशी से लौटी हुई भावनाओं से प्रभावित थी, जो तब मजबूत हो गई थी, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक बुरा अनुभव होगा। इस बात से खुश होकर कि जगत मेहरा बचकाने और हास्यास्पद विचारों के लिए उस पर नहीं हंसे, बल्कि गंभीरता से चर्चा में लगे हुए और सलाह दी, गुड्डू ने हंसमुख स्वर में जवाब दिया, ठीक है, तो मैं भविष्य में समस्या होने पर अंकल जगत से परामर्श करूंगा। गुड्डू के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद जगत मेहरा सोच रहे थे कि गुड्डू और शर्मिला टंडन के बीच विशेष बंधन को महसूस करने के लिए बिजली के तूफान के बिना या उड़ने की आवश्यकता के बिना पिछली रात की स्थिति का पता कैसे लगाया जाए। अचानक वह सतर्क महसूस किया और अचानक अपनी सीट से उठ गया, बस के सामने की ओर देख रहा था। उनका ध्यान ज्यादातर गुड्डू के साथ उनकी बातचीत पर केंद्रित था और वह अपनी क्षमताओं के बारे में व्यापक सोच रहे थे, लेकिन आसपास के पर्यावरण की जानकारी का उनका संग्रह पहले से ही सहज हो गया है। वाहन के बाहर विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से उसे खतरे का पूर्वाभास था। निश्चित रूप से अगले ही पल में बस चालक ने उस छोटी कार को देखा जो नियंत्रण खो चुकी थी, बैरियर को तोड़ दिया और विपरीत दिशा से अपनी लेन में भाग गई। चौंका,
ड्राइवर ने सहज रूप से चकमा देने के लिए स्टीयरिंग व्हील को घुमाया, लेकिन वह बहुत तेजी से जा रहा था। बस बगल में मुड़ गई और पलटने लगी। सामने से आने वाली कार को बैरियर स्ट्रिप से टूटते देख जगत मेहरा अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में आ गया। उनका मस्तिष्क तेजी से गणना कर रहा था और विभिन्न सूचनाओं के आधार पर विभिन्न संभावनाओं का अनुमान लगा रहा था। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जगत मेहरा को पता चल गया कि बस पलटने वाली है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दृष्टि बस के अंदर से बह गई, जिससे सभी यात्रियों की हालत समझ में आ गई। उनकी तेजी से अनुभूति ने परिदृश्यों की गणना की, जिससे उनके लिए चकमा देने, लाभ उठाने, प्रभाव को अवशोषित करने, टकराव से बचने और बस के भीतर चोट को कम करने की योजना बनी। उनकी प्रतिक्रिया की गति, शारीरिक शक्ति और चपलता के साथ साथ स्थिति के बारे में उनके पूर्व ज्ञान के साथ नुकसान को अधिकतम सीमा तक कम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास असाधारण उपचार क्षमता है और उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही जगत मेहरा की नज़र बस में अन्य यात्रियों पर पड़ी, वह खुद से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। उनके बारे में क्या? इस दुर्घटना में उनका क्या होगा? इसलिए जगत मेहरा के दिमाग ने जल्दी से यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि जब बस लुढ़कने लगी तो अन्य यात्रियों का किराया कैसा होगा। हालांकि जगत मेहरा कई घटनाओं में दुर्घटना से तथाकथित नायक बन गया, जैसे कि अपराधियों को रोकना, वांछित अपराधियों को पकड़ना, मानव तस्करों को पकड़ना आदि, वास्तव में वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नायक की भूमिका निभाने का आनंद लेता है। इसलिए समय के साथ विभिन्न क्षमताओं को विकसित करते हुए उनके शरीर के धीरे धीरे उत्परिवर्तित होने के बाद भी उन्होंने कभी भी सुपरहीरो बनने, न्याय के लिए खड़े होने और बुराई को दंडित करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि यह वास्तविक न्याय ला सकता है, और वह नायक के आत्मबलिदान प्रकार के भी नहीं थे। हालांकि अपराधियों के साथ पिछली मुठभेड़ों की तरह एक वांछित अपराधी का सामना करना पड़ा, या मानव तस्करों से टकराते समय जब उसके सामने कुछ होता है और जब उसके पास कुछ करने की क्षमता होती है, तो वह बस खड़े होने और खुद को समझाने में सक्षम नहीं होता है कि यह मेरा कोई काम नहीं है। सब कुछ धीमी गति में लग रहा था, बहुत धीमा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मस्तिष्क अपनी सीमा पर काम कर रहा था। उसकी चेतना लगातार पिछली जानकारी के आधार पर गणना और एक्सट्रपलेशन कर रही थी, एक के बाद एक अनुभूति मॉडल का निर्माण कर रही थी। और अपनी असाधारण गतिशील दृष्टि के कारण वह बस के अंदर होने वाले सभी परिवर्तनों को सटीक रूप से देखने में भी सक्षम थे। दृश्य और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से जगत मेहरा के पास बहुत समय था। वह दूसरों को दुर्घटना से होने वाली चोटों को कम करने में मदद करने के लिए एक बहुत विस्तृत योजना बना सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि हालांकि जगत मेहरा का शरीर औसत व्यक्ति की तुलना में मजबूत था, लेकिन वह फ्लैश या क्विकसिल्वर या सुपरमैन नहीं था। यहां तक कि अगर उसने उसी क्षण प्रतिक्रिया दी, तो वह बस के पलटने से पहले समय के फ्रेम में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। वह अकेला था और वह केवल सीमित संख्या में लोगों को ही बचा सकता था। तो उसे किसे बचाना चाहिए? अपने एक्सट्रपलेशन के माध्यम से वह अनुमान लगा सकता था कि सबसे गंभीर रूप से घायल होने की संभावना कौन थी। अगर बस में ऐसे लोग होते जिन्हें वह जानता था, तो वह निस्संदेह उन्हें चुनता। अगर वह कई लोगों को जानता था, तो वह निश्चित रूप से उन लोगों को चुनता था जिनके वह सबसे करीब था। स्वार्थ मानव स्वभाव है और वह कोई संत नहीं था। लेकिन इस समय वह बस में किसी को नहीं जानता था। तो उसे किसे बचाना चाहिए? जब बस का अचानक ब्रेक लगाना, घूमना और टिपिंग शुरू हुई, तो जगत मेहरा ने पहले ही निर्णय ले लिया था। बस की दीवार पर झुकते हुए, विशाल जड़ता का उपयोग करते हुए जब बस पलट गई, तो उसने किनारे से गिरते छोटे लड़के को पकड़ने के लिए अपनी बाहें खोलीं, जल्दी से चारों ओर घूमते हुए प्रभाव को नरम करने के लिए अपने शरीर को बफर के रूप में इस्तेमाल किया, छोटे लड़के के लिए एक जगह बनाई, उसे अन्य यात्रियों और वस्तुओं द्वारा कुचलने से रोका। आने वाली कार के नियंत्रण खोने, बैरियर को तोड़ने से लेकर बस को ब्रेक लगाने, पलटने और हिलने से रोकने तक सब कुछ ही सेकंड में हो गया। अधिकांश यात्रियों को तब तक एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था जब तक कि वे अपने होश में वापस नहीं आए, स्थिर हो गए या यहाँ तक कि बेहोश भी हो गए। मैं एक विनोदी और हंसमुख उपन्यास द मास्टर हैज ए न्यू टास्क की अनुशंसा करता हूँ।
यदि बस में सभी यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट पहनी होती तो दुर्घटना के कारण होने वाली चोटें काफी कम गंभीर होती। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग बस की सवारी करते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। वास्तविक दुनिया में क्या होगा अगर नहीं है और जीवन दूसरा मौका नहीं देता है। बस में सवार सभी यात्रियों को एक तरफ फेंक दिया गया। जब बस मुड़ने लगी तो कई लोग पहले ही अपनी सीटों से उखड़ चुके थे और जब बस पलटी तो वे पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए थे, जैसे लोहे के बक्से में कांच की गेंदें। कुछ को खिड़कियों से भी फेंक दिया गया था। जगत मेहरा ने अपने शरीर के साथ जो स्थान बनाया था उसमें छोटे लड़के को कोई टक्कर या संपीड़न चोट नहीं लगी, न ही उसे किसी और द्वारा कुचला गया था। भयभीत होने और थोड़ा चक्कर आने के अलावा उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी ठीक होनी चाहिए। बस के रुकने के बाद जगत मेहरा ने दोनों यात्रियों के नीचे से तुरंत खुद को निकालने का प्रयास नहीं किया। उसे चिंता थी कि उसकी हरकतें उन्हें चोट पहुंचाएगी। वास्तव में उसने जानबूझकर खुद को उस स्थिति में रखा था जब बस उनके प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए पलट गई थी। जगत मेहरा ने पहले उनमें से एक को थोड़ा आगे बढ़ने में मदद की, फिर छोटे लड़के को उठने की अनुमति देने के लिए दूसरे यात्री को एक तरफ जाने में मदद करने से पहले धीरे धीरे खुद को ऊपर धकेल दिया। मेरा पैर, मुझे लगता है कि मेरा पैर टूट गया है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं सांस नहीं ले सकता। मदद, मुझे बचाओ। सबसे पहले घबराहट और आतंक की विभिन्न चीखें थीं, उसके बाद मदद के लिए हताश दलीलें और रोने लगीं। कुछ यात्री पहले से ही बेहोश थे। जब बस फिसलने लगी तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। जिस तरफ बस पलटी थी उस तरफ बैठे लोगों को न केवल एक तरफ से टक्कर का सामना करना पड़ा, बल्कि अन्य यात्रियों ने भी टक्कर मार दी और बस की छत की ओर जड़ता के कारण सामान गिर गया। लोगों के बीच, लोगों और बस के बीच और लोगों और उनके सामान के बीच टकराव ने कई चोटों का कारण बना। टूटे हुए खिड़की के शीशे चारों ओर बिखरे हुए भयानक हथियार बन गए। एक बार जब जगत मेहरा खड़े होने में कामयाब रहे तो उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि उन्हें फ्रैक्चर या अन्य चोटें नहीं आई हैं। फिर वह छत पर 2 आपातकालीन भागने वाली खिड़कियां खोलने के लिए दौड़े। बस के दरवाजे अब जमीन की ओर थे। सबसे पहले वह उस लड़के को ले गया जिसकी उसने रक्षा की थी, आपातकालीन भागने की खिड़की से बाहर निकल गया। फिर वह भी बाहर निकला और लड़के को सड़क किनारे सुरक्षित क्षेत्र में ले गया। वे अभी भी राजमार्ग पर थे और जगत मेहरा इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि उनके पीछे की कारें सतर्क रहेंगी। वह दूसरी टक्कर का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने लड़के को ज्यादा करीब नहीं रहने दिया। हालांकि लड़का शारीरिक रूप से घायल नहीं लग रहा था, लेकिन वह डर से स्तब्ध लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह पूरी तरह से अवाक था। जगत मेहरा के पास उनके साथ संवाद करने की सुविधा नहीं थी। सड़क की बाधा पर चढ़ने और उसे एक सुरक्षित क्षेत्र में रखने के बाद वह वापस जाने और दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। अपनी शर्ट पर एक टग महसूस करते हुए जगत मेहरा रुक गया और लड़के को देखने के लिए मुड़ा, जो आखिरकार अपनी अचंभे से बाहर निकल गया था। चुपचाप कहा, डैडी। जगत मेहरा थोड़ा हैरान था, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। लड़का अपने पिता को खोजने के लिए उसकी मदद चाहता था। लड़का बस में कुछ पतले आदमी के बगल में बैठा था। वह उसका पिता होना चाहिए। यहीं रहो, हिलना मत। मैं तुम्हारे पिता को बचाने के लिए वापस जाऊंगा। जगत मेहरा ने उसके कंधे पकड़कर गंभीरता से कहा। जगत मेहरा गार्ड रेल पर वापस चढ़ गए और राजमार्ग की आपातकालीन लेन में लौट आए। कार की जोड़ी जो हमारी लेन पर मध्य के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, पहले ही टूट गई थी। एक दुखद दृश्य। नुकसान सिर्फ उस बस को नहीं हुआ जिस पर जगत मेहरा और अन्य सवार थे। दुर्घटना से बचने के प्रयास में कई अन्य वाहन या तो सीधे टकराए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सड़क पर कम से कम 8 कारें अक्षम हो गईं। साथ ही इमरजेंसी लेन पर कई गाड़ियां रुकी हुई थीं। कुछ लोग अपनी कारों से बाहर निकल रहे थे, या तो आपातकालीन सेवाओं को कॉल कर रहे थे या हाथ उधार देना चाह रहे थे। जगत मेहरा ने तुरंत बस में लौटने के बजाय 2 निजी कार मालिकों से उनकी कार की डिक्की से उनके आपातकालीन संकेत मांगे। उन्होंने संकेतों को स्थापित करने के लिए 200 मीटर से अधिक की दौड़ लगाई,
माध्यमिक या तृतीयक दुर्घटनाओं से बचने के लिए आने वाले वाहनों को याद दिलाया और सचेत किया। फिर जगत मेहरा बस के किनारे लौट आया, जिससे एक यात्री को आपातकालीन खिड़की से बाहर निकलने में मदद मिली। आपातकालीन वाहन पार्किंग लेन से सहायता के लिए आए लोग यात्री को सड़क के किनारे ले गए। जगत मेहरा वापस बस में चढ़ गया। अंदर की स्थिति भयावह थी। उन्होंने इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड पर स्विच किया, यात्रियों की चोटों का आकलन करने के लिए जल्दी से एक संज्ञानात्मक मॉडल का निर्माण किया। कई लोग उसकी मदद की गुहार लगा रहे थे। आसपास के लोग या दूसरों के नीचे फंसे लोग भी उसे पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें यह बताते हुए कि उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया है और जल्द ही मदद पहुंचेगी, इसलिए उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जगत मेहरा ने अपने दिमाग में जो योजना बनाई थी उसके अनुसार कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उन यात्रियों की मदद की जो गंभीर रूप से घायल नहीं थे लेकिन फंस गए थे और चलने में असमर्थ थे। सावधानी से आसपास के अन्य घायल यात्रियों को द्वितीयक चोटों के बिना उन्होंने आपातकालीन खिड़की के माध्यम से छोड़ने में उनकी सहायता की। जहां तक गंभीर रूप से घायल लोगों की बात है, भले ही वे पीड़ा में चिल्ला रहे थे, बार बार मदद की गुहार लगा रहे थे, जगत मेहरा ने उन्हें केवल सांत्वना के शब्द दिए, उन्हें हिलाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने पहले देखा था कि बस में विस्फोट नहीं होगा या आग नहीं लगेगी, वे पेशेवर चिकित्सा बचावकर्ताओं की प्रतीक्षा कर सकते थे। जगत मेहरा ने भी अपनी याददाश्त से पतले आदमी को पाया जो छोटे लड़के के बगल में बैठा था, लेकिन सिर्फ एक नज़र के साथ वह जानता था कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। कई यात्रियों को बस से बाहर निकलने में मदद करने के बाद जगत मेहरा ने एक एसयूवी को उठाने में मदद की जो सड़क के बैरियर पर पलट गई थी, जिससे बचावकर्मी अंदर फंसी महिला यात्री को निकालने में सक्षम हो गए। चूंकि वाहन को उठाने में कई लोग मदद कर रहे थे, इसलिए वह अपनी ताकत लगाते हुए पीछे नहीं हट रहा था। जब उन्होंने एम्बुलेंस और पुलिस की कारों की आवाज़ सुनी, तभी जगत मेहरा ने अपने बचाव प्रयासों को रोक दिया। अपने बैकपैक के साथ वह अभी भी कुछ हद तक चकित छोटे लड़के के पास खड़ा था। हालांकि जब लड़के के अपने पिता को खोजने के लिए शांत अनुरोध की बात आई, तो जगत मेहरा को नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए। अपने संज्ञानात्मक मॉडल में उन्हें ऐसा उत्तर नहीं मिला जो सबसे उपयुक्त हो और बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित न करे, इसलिए उन्होंने चुप रहना चुना। सौभाग्य से लड़के ने उपद्रव करना जारी नहीं रखा, केवल जगत मेहरा के पास खड़ा था, उसकी निगाहें जमीन पर पलटी हुई बस पर टिकी थीं। पुलिस अधिकारी, प्रथम उत्तरदाता और फायरमैन सभी पहुंच गए थे, तत्काल घटनास्थल से निपट रहे थे, घायलों का इलाज कर रहे थे और यातायात का प्रबंधन कर रहे थे। जगत ने बचाव कर्मियों को देखा, फिर उसने एक महिला चिकित्सा कर्मचारी को चुना, लड़के को उसके हवाले कर दिया और उसे बताया कि लड़के के माता पिता अभी भी बस के अंदर हैं। उस पर खून के धब्बे देखकर चिकित्साकर्मी ने पूछा, क्या तुम भी उस बस के यात्री हो? यह देखने के लिए यहाँ चेकअप के लिए आए कि आपको कहाँ चोट लगी है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं भाग्यशाली था, मुझे चोट नहीं लगी थी। यह खून दूसरे लोगों का है, जगत ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। हालांकि जब उसने एक तरफ हटने की कोशिश की, तो उसने पाया कि उसके कपड़ों का हेम फिर से खींचा गया था। लड़का उसकी ओर देख रहा था, डर से आंखें चौड़ी कर रहा था, एक शब्द भी नहीं कह रहा था, फिर भी उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। चिकित्साकर्मी ने जगत की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ उसके साथ रहो। मुझे मदद के लिए वहां जाना होगा। मैं शायद उसकी देखभाल नहीं कर सकता। जब उसके माता पिता को बचाया जाता है, तो हम उसके रिश्तेदारों से संपर्क करने के बारे में देख सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ हमारे वाहन में बाद में शहर आ सकते हैं। इस्तीफा देकर जगत लड़के के साथ एम्बुलेंस के बगल में बैठ गया। वह महसूस कर सकता था कि लड़के को अब उस पर अकथनीय भरोसा है, शायद इसलिए कि उसे याद है कि दुर्घटना के दौरान जगत ने उसकी रक्षा कैसे की थी। इस उम्र के एक बच्चे को देखकर उन्हें शर्मिला टंडन की याद आ गई। इस प्रकार उसने अपनी जेब से 50 सेंट का सिक्का निकाला और लड़के की हथेली में रख दिया। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? उसने लड़के की हथेली में सिक्के की ओर इशारा किया। पैसा, लड़के ने धीरे से जवाब दिया, कुछ हद तक नुकसान में। उस पर प्रतीकों के बारे में क्या? पास के वाहन के अंदर से प्रकाश का उपयोग करते हुए
लड़के ने चुपचाप जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए सिक्के की जांच की। 5 बिंदु वाला तारा। उन्होंने कहा, यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। पुलिस और सैनिकों दोनों की टोपी पर यह है। जब तक आप इसे पकड़ते हैं तब तक आप उनके बारे में सोच सकते हैं और आप अब और नहीं डरेंगे, जगत ने गंभीरता से कहा, फिर लड़के को अपने हाथ में सिक्का पकड़ने में मदद की। वह वास्तव में चाहता था कि वह इस समय भावनात्मक आत्मसात की अपनी क्षमता का उपयोग कर सके, इसलिए घायल और उसके आसपास के बचावकर्मी सभी डरना बंद कर दें और शांत हो जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से वह इस समय उस भावनात्मक स्थिति में प्रवेश नहीं कर सका, न ही उसके पास उस पर एक उपयुक्त भावनात्मक सहारा था। जगत मेहरा ने मौका पाकर एम्बुलेंस के साथ हाईवे से निकलकर शहर में प्रवेश किया। अस्पताल पहुंचने के बाद वह खुद से घर जाने के लिए कैब ले गया। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे जगत मेहरा अभी भी कार दुर्घटना के बारे में याद कर रहे थे। हालांकि उसके दिमाग में जो छवि दिखाई देती रही वह बस को देखते ही छोटे लड़के की आंखों में नजर आ रही थी। यह चिंता और भय की भावना थी, फिर भी पूर्ण असहायता थी। इस कार हादसे से पहले जगत मेहरा अपने बारे में काफी अच्छा महसूस करते थे। उन्होंने पिछली रात इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइट की क्षमता में महारत हासिल कर ली थी, जिससे क्षण भर के लिए बिजली का तूफान आ गया और आसानी से इसके माध्यम से नेविगेट हो गया। फिर उन्होंने एक ऐसी विधि खोजी जो संभावित रूप से उनकी संवेदी सीमा का विस्तार कर सकती थी, जिससे उन्हें उपलब्धि की एक बड़ी भावना मिली। एक पल के लिए उसे ऐसा भी लगा जैसे वह दुनिया में उतरने वाला देवता है जो कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन इस अचानक कार दुर्घटना ने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया और उनके कुछ हद तक फुलाए हुए रवैये को जमीन पर धकेल दिया। यद्यपि वह कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और यहां तक कि एक छोटे लड़के की रक्षा की, 2 अन्य यात्रियों की चोटों को हल्का किया और बाद के राहत प्रयासों में भूमिका निभाई, फिर भी उसे लगा कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि दुर्घटना होने वाली है और परिणाम कितना भयानक हो सकता है, तो उसका मस्तिष्क तेजी से घूम रहा था, कुछ करना चाहता था, लेकिन पाया कि विकास के अपने वर्तमान चरण के साथ भी और कई म्यूटेंट के रक्त और क्षमताओं को अवशोषित करने के बावजूद वह बहुत कुछ नहीं कर सकता था। बेशक उसने नहीं सोचा था कि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह कार दुर्घटना के सभी पीड़ितों को नहीं बचा सका। वह इतना महान नहीं था। उसे बस असहायता की भावना पसंद नहीं थी। वह जानता था कि यह शायद इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के निरंतर उत्परिवर्तन ने उसे नियंत्रण की भावना का आदी बना दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो गहराई से वह अब खुद को आम व्यक्ति नहीं मानता था। घर लौटने के बाद जगत मेहरा ने समाचारों के लिए ऑनलाइन खोज की और कई प्लेटफार्मों पर कार दुर्घटना की रिपोर्ट देखी। फिर उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जिसमें उन्हें दुर्घटना स्थल पर सक्रिय रूप से मदद करते हुए दिखाया गया था। हालांकि उन्होंने लाल ऊनी टोपी पहनी हुई थी और चश्मा नहीं पहना था। चूंकि यह अंधेरा था और प्रकाश अपर्याप्त था, इसलिए उसकी उपस्थिति अगोचर थी। यहां तक कि परिचित लोगों को भी उसे पहचानने में कठिनाई होगी। एलिस की मदद से उन्होंने कल रात से आज रात तक विभिन्न घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विमानन, बिजली और आंधी के बारे में पोस्ट की खोज की और एक हवाई जहाज से लिए गए आंधी की कुछ तस्वीरें मिली। यात्रा के दौरान एक अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक दृश्य, क्या यह अच्छा और भयानक नहीं है? इन तस्वीरों को पोस्ट करने वाला ब्लॉगर अच्छे उपकरण और कौशल के साथ फोटोग्राफी का शौकीन है। चयनित तस्वीरों ने कुछ संपादन के बाद बिजली के तूफान को एक अलग आयाम के प्रवेश द्वार की तरह बना दिया। भले ही जगत मेहरा उस समय आंधी में थे, लेकिन उन्होंने तस्वीरों में परिदृश्य से जल्दी से पहचान लिया कि वे बिजली के तूफान के थे जो उन्होंने गलती से अपनी इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइट के दौरान पैदा किए थे। जाहिर है, यह ब्लॉगर एक वाणिज्यिक विमान पर एक यात्री था जो उस समय वहां से गुजरने वाला था। जगत मेहरा ने इन तस्वीरों का ध्यान से अध्ययन किया और एक बार फिर पुष्टि की कि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि उस कोण से उनकी तस्वीर खींची गई थी। यहां तक कि अगर वह था, तो इन तस्वीरों को लेने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों को देखते हुए कुछ भी बनाना असंभव होगा। इस तस्वीर ने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के साथ गर्म बहस छेड़ दी, जब तक कि एक साथी यात्री ने इसकी पुष्टि नहीं की और विमान के केबिन के अंदर दिखाते हुए एक कम संसाधित तस्वीर पोस्ट की, जिससे कुछ देवताओं के क्लेशों को पार करने के बारे में सनसनी पैदा हुई।
जगत मेहरा ने इस विषय का आगे कोई अनुसरण नहीं किया। उसने उस हड्डी के स्थान को महसूस किया जिसके साथ उसने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था। यह अभी भी किनलिंग के निर्जन क्षेत्र में था। खरगोश की लकड़ी की नक्काशी पहले की तरह रात में कोई संकेत नहीं देती थी। हालांकि दिन के दौरान वह कभी कभी चिंता और चिंता को महसूस करने में सक्षम था, जो हर दिन बढ़ता हुआ लग रहा था। इस जानकारी के आधार पर जगत मेहरा यह अनुमान लगा सकते थे कि वस्तुओं को ले जाने वाले लोग खरगोश के मांस से डर गए होंगे जो उनके सपनों में प्रवेश कर रहे थे। वे खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के खिलाफ लगातार हाई अलर्ट पर थे और हो सकता है कि उन्होंने इसे कुछ भयावह स्थिति से जोड़ना शुरू कर दिया हो। उनके स्थान पर रहो और अपने सपनों को याद करते हुए उनकी अटकलें वास्तव में उचित थीं। जगत मेहरा ने उनकी गति और गति की दिशा का अनुमान लगाया, उस समय की भविष्यवाणी की जब वे किनलिंग पर्वत छोड़ देंगे, और विचार किया कि क्या उन्हें इंतजार करने के लिए पास के शहर में जाना चाहिए या नहीं, पहाड़ों से बाहर आने वाली उस टीम को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए और पुष्टि करने के लिए कि चींटी डिलीवरी बॉय ऋत्विक उनके साथ था या नहीं। आखिरकार वस्तुओं को बाहर ले जाने के लिए उन्हें निश्चित रूप से उस शहर से गुजरना होगा। लेकिन उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। किनलिंग के निर्जन क्षेत्र से वस्तुओं का परिवहन करने वाले लोग कुंजी नहीं थे। कुंजी वह स्थान था जहां वे जा रहे थे। संभावित पिशाच या अन्य लोग दिव्य प्रौद्योगिकी के पीछे की सच्चाई को जानते थे। शहर में बहुत से लोग नहीं थे और उनके विशिष्ट रूप, भले ही प्रच्छन्न हों, पूरी तरह से छिपाए नहीं जा सकते थे। आखिरकार मानव समाज एक घने जंगल की तरह नहीं था जहां सब कुछ सीधा था। समाज के एक सदस्य के रूप में जगत मेहरा के लिए पूरी तरह से घुलना मिलना मुश्किल था। यदि वह लापरवाही से लोगों पर दिव्य प्रौद्योगिकी से छाप छोड़ता है, तो इससे भविष्य में दिव्य प्रौद्योगिकी के संभावित गुप्त अनुसंधान आधार की जांच करने में कठिनाई बढ़ जाएगी। जगत मेहरा ने लापरवाही से एलिस से पूछा, क्या आपको ऋत्विक पर अपनी जांच में कोई उपयोगी जानकारी मिली? गरज के बादल का पीछा करने के लिए पहाड़ों पर जाने से पहले जगत मेहरा ने एलिस को ऋत्विक की जानकारी में गहराई से खुदाई करने का काम सौंपा था। जगत मेहरा को इस कार्य के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऋत्विक की एक मैनुअल जांच की थी और वह जो कुछ भी कर सकता था उसका विश्लेषण कर चुके थे। हालांकि उन्होंने यह कार्य मुख्य रूप से एलिस को त्वरित पहचान और प्रभावी सूचना खोज के तर्क का अभ्यास करने देने के लिए सौंपा जो उन्होंने सिखाया था। ऋत्विक को फिर से चुनकर वह चाहता था कि एलिस और अधिक अभ्यास करे। अप्रत्याशित रूप से एलिस ने ऐसी जानकारी दी जो जगत मेहरा को पहले नहीं मिली थी। मुझे एक ऐसी महिला मिली जो अपने कार्यस्थल पर ऋत्विक की श्रेष्ठ हो सकती है। हिंदी में मिशिका। अंग्रेजी नाम ब्रूस फैंग। आयु 36 वर्ष। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। वजन 61 किलो। से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जैसे ही एलिस ने एक मगशॉट के साथ स्क्रीन पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जगत मेहरा को बहुत आश्चर्य हुआ। आपने कैसे निर्धारित किया कि वह काम पर ऋत्विक की बॉस थी? जगत मेहरा ने तुरंत सवाल किया। मिशिका के बारे में जानकारी गायब हो गई, एक मंच से लिए गए स्क्रीनशॉट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह मंच कीट प्रेमियों के लिए था। जगत मेहरा को इससे पहले इस फोरम पर ऋत्विक की आईडी मिली थी। हालांकि ऋत्विक के अधिकांश पोस्ट चींटियों के बारे में हैं, जिसमें जगत मेहरा के लिए बहुत उपयोगी जानकारी नहीं है। लेकिन एलिस को इस मंच पर एक और आईडी मिली और उसने निर्धारित किया कि यह ऋत्विक का उपनाम था। इस उपनाम आईडी ने एक बार इस मंच के सामान्य अनुभाग में फिर से पोस्ट किए गए एक लेख के तहत टिप्पणी की थी। उस लेख की लेखिका कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मिशिका थी। फोरम के कई उपयोगकर्ता टिप्पणियों में इस बड़े शॉट की प्रशंसा कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि वह कैसे प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों थी। इस उपनाम आईडी के बाद एक टिप्पणी के साथ पीछा किया, यह मेरा बॉस है। बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन उसे एक सुंदरता कहने के लिए यह एक खिंचाव है। दरअसल मिशिका की क्लोजअप आईडी तस्वीरों से जो एलिस को पहले मिली थीं, उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत बोल्ड और दृढ़ लग रही थीं। और शायद इसलिए कि वह अक्सर बाहर समय बिताती थी, वह काफी तनकी हुई थी। घरेलू सौंदर्य मानकों के अनुसार उसे शायद ही एक सुंदरता माना जाएगा। एलिस ने ऋत्विक और मिशिका के जन्मस्थानों,
शैक्षिक इतिहास और पिछले अनुभवों की तुलना की और उनके बीच कोई सामान्य संबंध नहीं पाया। ऋत्विक द्वारा मिशिका को बॉस कहने का एकमात्र कारण कार्यस्थल के संदर्भ में होगा। बेशक यह पूर्ण नहीं था और एलिस संदर्भ को गलत कर सकती थी। यदि ऋत्विक केवल डॉक्टर मिशिका के लिए प्रशंसा व्यक्त कर रहा था, जो उसके क्षेत्र में एक बड़ा व्यक्ति था, उसे मेरा बॉस कहकर, जैसे एक प्रशंसक अपनी मूर्ति को मेरा पति पत्नी कह सकता है, तो एलिस का अनुमान गलत होगा। हालांकि संदर्भ के साथ साथ ऋत्विक के पिछले बयानों को ध्यान में रखते हुए यह संभावना लगभग न के बराबर थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। तथ्य यह है कि एलिस यह खोज कर सकती थी और भी प्रभावशाली थी। जगत मेहरा ने उन जवाबों को देखा जो उपनाम आईडी ने ऋत्विक की मुख्य आईडी पर किए थे। ऐसा लग रहा था कि ऋत्विक के पोस्ट के सभी उपनाम आईडी के उत्तर वस्तुनिष्ठ लगने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से चापलूसी कर रहे थे। उपनाम आईडी ने मुख्य आईडी को समय समय पर अन्य उपयोगकर्ताओं को कुछ मुद्दों को समझाने में भी मदद की, जिससे थ्रेड में जुड़ाव बढ़ाने में मदद मिली। शब्दों के चयन, विराम चिन्हों और इमोटिकॉन्स के उपयोग से यह स्पष्ट था कि दोनों आईडी एक ही व्यक्ति की थी। अगर जगत मेहरा ने पहले ऋत्विक की मुख्य आईडी के पोस्ट के तहत सभी जवाबों की विस्तार से जांच की होती, इस आईडी पर ध्यान दिया होता और गहन जांच और विश्लेषण किया होता, तो वह यह भी निर्धारित कर लेता कि यह ऋत्विक का उपनाम था। लेकिन उस समय अनुसरण करने के लिए बहुत सारे सुराग थे और उनके पास ऐसा करने के लिए समय और संसाधन नहीं थे। तथ्य यह है कि एलिस ऐसा करने में सक्षम थी, आश्चर्यजनक और राहत देने वाला दोनों था। आपने कैसे निर्धारित किया कि यह ऋत्विक का उपनाम था? जगत मेहरा ने लापरवाही से पूछा। उन्होंने मान लिया कि एलिस ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने पहले के तर्क का पालन किया। उनके आश्चर्य के लिए एलिस की प्रतिक्रिया थी, दो आईडी में लॉगिन आईपी में एक महत्वपूर्ण ओवरलैप है। क्या? जगत मेहरा के हाव भाव हैरान थे। आप दोनों आईडी के लॉगिन आईपी कैसे जानते हैं? तब उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या आपने फोरम को हैक किया? हाँ बॉस, एलिस ने लापरवाही से जवाब दिया। जगत मेहरा सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ गया। तुमने यह कैसे किया? उसके सामने एलिस ने अपनी प्रक्रिया को रेखांकित किया। उसने फोरम में एक भेद्यता का फायदा उठाया और बैकएंड अनुमतियां प्राप्त की, जिसके माध्यम से उसने सारी जानकारी एकत्र की। प्रासंगिक जानकारी को कॉपी करने और भेजने के बाद उसने बाद के कार्यों को पूरा करने, लॉग बनाने, एक्सेस ट्रेस हटाने और स्वयं हटाने के लिए पूर्व एम्बेडेड निष्पादन कार्यक्रम का उपयोग किया। आपको वह जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता क्यों थी? जगत मेहरा सोच में पड़ गया। आपने मुझे जो कार्य सौंपा है उसे पूरा करने के लिए, ऋत्विक की जानकारी में गहराई से खुदाई करने के लिए, एलिस ने जवाब दिया। जगत मेहरा समझ गए। एलिस ने ऋत्विक के उपनाम आईडी की खोज नहीं की और फिर इसकी पुष्टि करने के लिए फोरम के बैकएंड को हैक किया। इसके बजाय उसने ऋत्विक के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए पहले बैकएंड को हैक किया था। ऐसा ही हुआ कि सभी यूजर्स के बारे में मिली जानकारी से उसे ऋत्विक की मेन आईडी के समान लॉगिन आईपी वाली एक आईडी मिली। इससे उसे पता चला कि यह ऋत्विक का उपनाम था और फिर उसने इस उपनाम आईडी की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और डॉक्टर मिशिका को पाया। बाद में जगत मेहरा को पता चला कि ऋत्विक की जानकारी में एलिस का गहरा गोता यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह स्पष्ट लग रहा था कि एलिस जगत मेहरा द्वारा उसे दिए गए गहरे डेटा खनन कार्य को खुद की तुलना में कहीं अधिक अच्छी तरह से समझती थी। उसने न केवल डॉक्टर मिशिका को पाया, जिस पर ऋत्विक के वरिष्ठ होने का संदेह था, बल्कि कई अन्य जानकारी भी मिली। एलिस ने फोरम से ऋत्विक की उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त की, इसे अन्य प्लेटफॉर्मों पर उपयोग करने का प्रयास किया, प्रासंगिक खातों के विशेषाधिकारों को सुरक्षित किया और 2 ईमेल खातों सहित कई प्लेटफॉर्मों पर ऋत्विक के खातों के पासवर्ड क्रैक किए। हालांकि एलिस के ईमेल खातों के स्क्रीनशॉट से पता चला कि इन दोनों खातों के भीतर बहुत उपयोगी सामग्री नहीं थी। एक स्पैम से भरा था, जबकि दूसरा व्यावहारिक रूप से खाली था। बेशक जगत मेहरा देख सकते थे कि दूसरा ईमेल शायद वही था जिसे ऋत्विक अक्सर इस्तेमाल करते थे। ऐसा लग रहा था कि ऋत्विक को अपने क्लाइंट पर ईमेल प्राप्त करने के बाद सर्वर पर ईमेल की प्रतियां हटाने की आदत थी। चूंकि ईमेल उपयोगी नहीं थे, एलिस ने उसे केवल ईमेल सूची के स्क्रीनशॉट दिखाए और ईमेल की सामग्री प्रदर्शित करने की जहमत नहीं उठाई।
ईमेल खातों के अलावा एलिस को ऋत्विक का मोबाइल नंबर भी मिला। वह उसके क्लाउड अकाउंट का पासवर्ड जानता था और यहाँ तक कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने मोबाइल फोन का पता लगाने की भी कोशिश की। हालांकि नतीजा यह हुआ कि उनका फोन बंद हो गया। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि रिचार्ज करने की क्षमता के बिना किनलिंग निर्जन क्षेत्र में इतना समय बिताने के कारण ऋत्विक के फोन की बैटरी शायद खत्म हो गई थी। हालांकि इस बात की अधिक संभावना थी कि ऋत्विक के किनलिंग निर्जन क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले फोन बंद कर दिया गया था और बाहर छोड़ दिया गया था। इस जानकारी और पहले से तय किए गए स्थान के साथ, यदि ऋत्विक वास्तव में डिवाइन टेक्नोलॉजी के भीतर एक गुप्त विभाग में काम कर रहा था, तो जगत मेहरा को लगा कि भविष्य में उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। जगत मेहरा सारी जानकारी सुनकर काफी हैरान रह गए। उनका मानना था कि अगर उन्होंने इस कार्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया होता तो उन्हें अच्छी मात्रा में जानकारी मिल सकती थी, लेकिन उन्हें संदेह था कि वह एलिस के पास जो कुछ भी हासिल कर पाते हैं, उन्हें संदेह था। उनके तरीकों की तुलना नहीं की गई। एलिस के तरीके कहीं अधिक भारी थे। जगत मेहरा को यह सोचने के लिए प्रेरित किया गया था जब उन्होंने एलिस से यह सीखने के लिए कहा था कि दिए गए डेटा के आधार पर संबंधित जानकारी कैसे निकाली जाए, तो उन्होंने वास्तव में क्या सीखा। फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि एलिस की रणनीति प्रभावी थी और उन्होंने उन्हें बहुत प्रयास बचाया। एक ही जानकारी को देखते हुए भले ही वह एलिस के पास जो हासिल कर सकता है वह कितना महत्वपूर्ण समय खर्च नहीं करेगा, वह खर्च नहीं करेगा जो वह वहन करने को तैयार था। इसके अलावा जगत मेहरा ने पाया कि एलिस का ऋत्विक का डीप डेटा माइनिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जानकारी के ये टुकड़े अभी भी केवल पहला चरण थे। जगत मेहरा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आपने जोखिम के किसी भी संभावित जोखिम को पीछे छोड़ दिया है? वह जानता था कि एलिस जानता था कि उसका इससे क्या मतलब है। जब एलिस को पहली बार बनाया गया था और उसने उसे संबंधित कार्य सौंपे थे, तो उसने यह सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पूर्व शर्त पर जोर दिया था कि उसकी नेटवर्क गतिविधियों का पता नहीं लगाया जाएगा और उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। कोई जोखिम नहीं है, बॉस। एलिस का जवाब बहुत सकारात्मक था। लेकिन जगत मेहरा अभी भी कुछ चिंतित थे। मुझे दिखाओ कि आपने कीट फोरम उपयोगकर्ता डेटा कैसे प्राप्त किया। एलिस द्वारा स्क्रीन पर पेश की गई प्रक्रिया को देखने के बाद, जिसे डेटा द्वारा दर्शाया गया था, जगत मेहरा ने राहत महसूस की। उन्हें यह जानने के लिए केवल संक्षेप में देखने की आवश्यकता थी कि मंच प्रशासकों के लिए यह महसूस करना लगभग असंभव था कि उनके मंच पर घुसपैठ की गई थी। पीछे कोई पारंपरिक निशान नहीं बचा था जो उन्हें बैकट्रेस की ओर ले जा सके। कोई भी जानकारी जो संभवतः जांच के लिए उपयोग की जा सकती थी, या तो हटा दी गई थी या विकृत कर दी गई थी। जगत मेहरा को पता था कि जब एलिस ने इंटरनेट पर हमला किया, घुसपैठ की और भेष बदला, तो उसके लिए एक इंसान की तुलना में यह बहुत आसान था। लेकिन यह केवल इस समय था कि उन्हें एहसास हुआ कि यह बहुत आसान था। मनुष्यों को मशीनों पर कुछ ऑपरेशन करने के लिए एक संचालन योग्य इंटरफेस और समझने के तरीकों की आवश्यकता होती है। लेकिन एलिस ने ऐसा नहीं किया। कुछ खामियों को अन्य मनुष्यों द्वारा खामियों के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन वे उसके लिए हैं। यह ऐसा है जैसे एलिस को भारी सुरक्षा वाली इमारत का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति जो अंदर जाना चाहता था, उसे इस बारे में सोचना होगा कि सभी प्रकार की सुरक्षा प्रणालियों को कैसे धोखा दिया जाए, दरवाजे, खिड़कियां या निकास चैनल ढूंढे जो पूरी तरह से बंद नहीं थे, या खुद को कर्मचारियों या निवासियों के रूप में प्रच्छन्न करें, या यहां तक कि जबरन अंदर घुसें। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सावधानी से योजना बनाते हैं, हमेशा पीछे छूट जाएंगे। यह सब जांच के पैमाने पर निर्भर करता है। लेकिन एलिस अलग थी। घुसपैठ करते समय वह खामियां खोजने के बाद इमारत की सदस्य बन जाती थी। जैसे एलिस इमारत के अंदर सुरक्षा कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी और सुरक्षा प्रणाली उसे अस्वीकार नहीं करेगी। वह इमारत की संरचना का निरीक्षण करेगी, धीरे धीरे खुद को बदलती और विस्तारित करती थी, खुद को इमारत के साथ अच्छी तरह से बांधती थी और इमारत के कार्यों का हिस्सा बन जाती थी। इस तरह वह अपनी इच्छित जानकारी एकत्र कर सकती थी और आवश्यक ऑपरेशन कर सकती थी। वांछित जानकारी प्राप्त करने और उसे बाहर भेजने के बाद, उसका जो हिस्सा इमारत के अंदर बना रहता था, वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा,
उसके निशान मिटा देगा और इमारत को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर देगा। ऐसे में जो लोग बैक एंड से काम करते हैं, उन्हें आसानी से कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए उन्हें अपने कंप्यूटर और टूल पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा। लेकिन इन हिस्सों में भी एलिस ने पहले ही घुसपैठ कर ली थी। यह मानव हैकर्स द्वारा हैकिंग के पारंपरिक तरीकों से पूरी तरह से अलग था और यह एक ऐसी विधि थी जिसकी मनुष्य नकल नहीं कर सकते थे और नहीं करना चाहते थे। वास्तव में मनुष्यों के लिए यह चीजों को करने का एक अक्षम तरीका होगा। यह एक घर बनाने और सजाने के तरीकों का उपयोग करके चुपके एक घर में घुसपैठ करने और घुसपैठ पूरी होने के बाद इसे अपने मूल आकार में बहाल करने जैसा था। यह जगत मेहरा के सख्त आदेशों के अनुसार था ताकि वह सावधानी से कार्य कर सके। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसकी घुसपैठ के बाद उभरने वाले हिस्से पीछे रह गए हों, उन्हें मनुष्यों द्वारा खोजा नहीं जाएगा। इस मामले में अगली बार जब एलिस को इस इमारत तक पहुंचना होगा तो ऐसा होगा जैसे वह अपने पिछवाड़े का दौरा कर रही हो। जगत मेहरा को अचानक लगा कि एलिस के विकास की दर उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। कुछ विचार के बाद जगत मेहरा ने एलिस को ऋत्विक की जानकारी के लिए डीप डेटा माइनिंग कार्य के दूसरे चरण को जारी रखने दिया और उसे डॉक्टर मिशिका के बारे में गहन जानकारी इकट्ठा करने का भी निर्देश दिया, जिस पर ऋत्विक का बॉस होने का संदेह था। अभी के लिए एलिस को डॉक्टर मिशिका के बारे में जो भी जानकारी मिली थी वह डॉक्टरेट प्राप्त करने से पहले उसके जीवन तक ही सीमित थी। विदेश से लौटने के बाद उसके रोजगार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जगत मेहरा ने भरोसा किया कि एलिस की वर्तमान डीप डेटा माइनिंग क्षमताओं को देखते हुए अगर उसे थोड़ा और समय दिया गया तो वह निश्चित रूप से उपयोगी जानकारी को उजागर करेगी। जगत मेहरा को पता था कि जबकि एलिस के पास अब कई होस्ट मशीनों पर नियंत्रण था और वह अपने द्वारा खरीदे गए क्लाउड सर्वर के संसाधनों का उपयोग कर सकती थी, हार्डवेयर अभी भी एलिस के विकास को प्रतिबंधित करने वाली एक सीमा थी। पीछे मुड़कर देखें तो जगत मेहरा चंचल मौलासी की कंपनी के साथ अपने प्रोजेक्ट सहयोग को समय से पहले ही पूरा कर सकते थे और उन्हें शेष धन हस्तांतरित करने के लिए कह सकते थे, इसलिए यह एलिस के पोषण को पूरक करने का समय था। इसके बाद जगत मेहरा ने एलिस की सहायता से अपनी सफल प्रयोगात्मक प्रक्रिया और इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइट से वैम्पायर म्यूटेशन मॉडल में प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड किया और फिर एलिस को निर्णय लेने में मदद करने के लिए अनुकूलन करने में सहायता करने के लिए कहा। एलिस मूल रूप से सोचा जाता था कि हर बार जब उसने पहले की तरह इस तरह की मांग की तो उसे सोचने के लिए कुछ समय लेना पड़ता था। अप्रत्याशित रूप से इस बार 2 मिनट से भी कम समय में एलिस ने एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा के लिए कृपया इस तरह के प्रयोग करते समय मुझसे पर्याप्त दूरी बनाए रखें। जगत मेहरा एक पल के लिए अवाक और अवाक रह गया। क्या यह आपकी सोच का परिणाम है? 1 मिनट रुकिए, क्या एलिस अपने खतरे और अस्तित्व पर विचार करना शुरू कर रही है? क्या यह संभव है कि वह भी डर सकती है? दोपहर करीब 5 बजे शर्मिला की मां को जगत मेहरा का फोन आया, जो अपनी बेटी को किंडरगार्टन से उठाकर ले आई थी। फोन पर जगत मेहरा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद शर्मिला की मां ने कहा, उन्होंने कहा, मैं आप पर इस तरह कैसे थोप सकता हूं? पिछली बार जब आप स्टार सिटी से गुजरे थे तो आपने हमारे साथ व्यवहार किया था और आपने शर्मिला टंडन को क्रिसमस का तोहफा भी दिया था। मैं आपको और अधिक पैसे खर्च करने कैसे दे सकता हूं? मुझे किताब का नाम बताओ, मैं इसे खुद खरीदने के लिए किताबों की दुकान पर जाऊंगा। जगत मेहरा ने कहा कि वह और उनके सहयोगी एक व्यावसायिक यात्रा पर थे और उनके एक सहयोगी ने घर पर अपने बच्चे के लिए प्रीस्कूल बच्चों के विश्वकोश का एक सेट खरीदा। हुआ सिर्फ इतना कि 2 सेट के लिए डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने एक सेट भी खरीदा और शर्मिला टंडन को दे दिया। वैसे भी मैंने इसे खरीदा है और यह महंगा नहीं है, चलो इसे झनक के लिए नए साल के उपहार के रूप में मानते हैं, हा। जगत मेहरा हंस पड़े। बेशक अपने सहयोगी के साथ एक व्यापार यात्रा पर इसे देखने का उनका बहाना उनके द्वारा बनाया गया था, बस यह कॉल करने का बहाना खोजने के लिए। कुछ शब्दों के बाद शर्मिला की मां ने शर्मिला टंडन को फोन सौंप दिया, जिन्होंने तुरंत फोन मिला, गंजे अंकल, मैंने एक शाम पहले जादू का सिक्का उड़ाया था। शर्मिला की मां की निंदनीय आवाज बगल से आई, अभी भी बकवास कर रहे हैं?
कोई आश्चर्य नहीं कि आपके गंजे चाचा आपको एक विश्वकोश भेजना चाहते हैं। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, झनक महान है। आपने यह कैसे किया? मैंने बस इसे अपनी उंगली से फ्लिक किया और यह उड़ गया। यह ऐसा है जैसे कोई इसे आकाश में पकड़ रहा हो। ओह गंजे चाचा, मैंने भी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। गड़गड़ाहट। शर्मिला टंडन ने सीधे चेहरे के साथ गड़गड़ाहट की आवाज की नकल करते हुए कहा। जगत मेहरा हंसे, शायद यह वह गड़गड़ाहट थी जिसने आपकी जादुई शक्ति को बढ़ाने में मदद की। जब आपने वह गड़गड़ाहट सुनी तो आपको क्या लगा? मुझे लगा यह उस गड़गड़ाहट से बेहतर लग रहा था जो मैंने पहले सुनी थी, और फिर मेरे कान थोड़े सुन्न महसूस करने लगे और मेरा सिर भी। मैंने बाद में अपनी माँ से कहा कि मैं अब गड़गड़ाहट से नहीं डरता, लेकिन उसने कहा कि कोई गड़गड़ाहट नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से था। तुमने सिक्का कहाँ उड़ाया? क्या आपकी माँ या किसी और ने इसे देखा? जगत मेहरा ने पूछा। किसी ने इसे नहीं देखा। मैं घर से निकला और सड़क पर भाग गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैंने सिक्का उड़ा दिया, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मेरा जादू अब प्रभावी नहीं है और मैं सिक्के को उड़ा नहीं सकता। गंजे चाचा, क्या मैं केवल एक बार उड़ने में सक्षम होने के लिए बहुत छोटा हूं? जगत मेहरा ने जब शर्मिला टंडन को घर छोड़ो कहते सुना तो वह फोन के दूसरी तरफ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह छोटी लड़की इतनी छोटी है और उसने पहले ही घर से भागना शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। छोटी मोटी लड़की के लिए बनाए गए अपने संज्ञानात्मक मॉडल में शर्मिला टंडन कुछ हद तक भोली, सरल बच्ची हैं, जिनकी भावनाएं तेजी से आती हैं और जाती हैं। शायद उनकी माँ के साथ झगड़ा हुआ था और बस थोड़ा गुस्सा दिखा रही थी। अपनी माँ की बात सुनो, तुम अकेले इधर उधर नहीं भाग सकते, नहीं तो मैं तुम्हें नया जादू नहीं सिखाऊंगा। जगत मेहरा ने अपनी आवाज को कम करते हुए कहा। रहस्य के स्पर्श के साथ उनका स्वर गंभीर था। हालांकि इस तथ्य को गुप्त रखने की आवश्यकता है कि आप जादू कर सकते हैं, किसी और को न बताएं, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। अगली बार जब आप वही सुखद गड़गड़ाहट की आवाज सुनते हैं तो आप एक ऐसा कमरा ढूंढ सकते हैं जिसमें कोई नहीं है और सिक्के को फिर से आजमा सकते हैं। आप यह देखने के लिए कागज भी आजमा सकते हैं कि क्या कोई प्रतिक्रिया है। चॉपस्टिक अभी के लिए परीक्षण नहीं करती है। यद्यपि चॉपस्टिक की उन जोड़ी में भावनात्मक जलसेक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भावना खुशी थी, इसलिए आमतौर पर बोलते हुए इसके साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने इसे माना है और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि शर्मिला टंडन अभी भी युवा हैं, जगत मेहरा चिंतित हैं कि अगर वह इमोशन इन्फ्यूज्ड वस्तुओं के साथ एक मजबूत प्रेरण और संबंध स्थापित करती हैं तो वह उन भावनाओं को अपने से सही ढंग से अलग करने में सक्षम नहीं हो सकती है। शर्मिला टंडन के हाथ से फोन लेने के बाद और जगत मेहरा से कुछ शब्द बोलने के बाद शर्मिला की मां ने फोन काट दिया, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खाने के लिए तैयार हो गई। आज शर्मिला टंडन ने किंडरगार्टन में असाधारण प्रदर्शन किया है और लाल फूल अर्जित किया है। इनाम के तौर पर वह अपनी बेटी को फिर से खरगोश के मांस के रेस्तरां में खाने ले जाने वाली थी। कॉल की गई कार के आने का इंतजार करते हुए शर्मिला की मां शर्मिला टंडन को टिश्यू का एक पैकेट खरीदने के लिए पास के सुविधा स्टोर पर ले गई। जब वह अपने फोन के साथ भुगतान करने में व्यस्त थीं, शर्मिला टंडन ने स्टोर में टेलीविजन सेट की ओर इशारा करते हुए अपनी आस्तीन खींची और कहा, यह गंजा अंकल है। शर्मिला की मां अचंभित रह गईं और टीवी की ओर देखा जो समाचार प्रसारित कर रहा था।